दोस्तों इसको कहते हैं जीत का सेलिब्रेशन। इंडियन हॉकी टीम जो है वो स्पेन के अंदर में स्पेन को पिटाई करके आई है, जीत कर शानदार तरीके की परफॉर्मेंस देकर। तो खुशी देखो यार ये होती है, और वो भी देश की बेटियां। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि चार चांद लगा दिए जब ये सेलिब्रेशन के जोन में यहाँ पर देश के अंदर में एंट्री करी। तो सैल्यूट है यार। ज़िंदगी में जब कोई चीज़ें अचीव करता है ना इंसान, तो ये खुशी देखने को मिलती है। यही खुशी आप लोगों के चेहरे पर होगी जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा, और आप लोगों के घर वालों के चेहरे पर, है कि नहीं? हाउस द जोश, हाउस द जोश। सेलिब्रेशन की वीडियो देखकर जोश हाई हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ यार। ज़िंदगी में ना सेलिब्रेशन आते हैं, पर लेकिन उससे पहले मेहनत करनी पड़ती है। जो ये सेलिब्रेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इसके पीछे कितनी मेहनत की होगी, तब जाकर अपने देश में भी इंसान जो है जीत नहीं पाता है। इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जीतना, तो ये अपने ही आप में एक पूरा महाभारत है। इसके पीछे कितनी तकड़ी कड़े वाली मेहनत की गई होगी, कितनी रातें, कितनी इस तरीके से जगकर, एक तरीके से कितनी जी तोड़ एक शरीर को थका देने वाली मेहनत की गई होगी। आप लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप लोग ज़िंदगी में मेहनत कर कर अपने मुकाम को अचीव कर सकते हैं तो, वरना आप लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब ये मॉर्निंग में वीडियो नॉर्मली मैं 7:30 या 8 बजे लेकर आया करता था, फिर मैंने बोला कि इस वीडियो को थोड़ा जल्दी लेकर आते हैं, और जल्दी मैंने पूछा किस टाइम लेकर आते हैं। तो मैंने वोटिंग कराई, और उसमें वोटिंग में लगभग 15 से 20 हज़ार बच्चों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, और उसमें से लगभग 70% बच्चों ने ये बोला कि सर हम लोग मॉर्निंग में उठेंगे। और मॉर्निंग का वो टाइम पता है क्या था? वो टाइम था 6 बजे, यानी कि 6 बजे उठकर हम लोग अपने शेड्यूल को फॉलो करेंगे। हम लोग डेली मॉर्निंग में ये वीडियो देखा करेंगे। ये लगभग मुझे लग रहा है सर 17 से 18 हज़ार लोगों के द्वारा बोला गया था। आज की डेट में जब मैं डेटा देखता हूँ तो 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में लगभग 4 से 5 हज़ार लोग, आप लोग मुश्किल से बेसिकली बच्चे उठ पाते हैं। आप लोग खुद सोचो, कहाँ 20 हज़ार बच्चों ने बोला था, और कहाँ 4 से 5 हज़ार बच्चे जो हैं वो उठ पा रहे हैं मॉर्निंग में। आप लोग ये सोचो कि जिसने बोला था और जिसने किया है उसमें फ़र्क आप लोगों के सामने है। यानी कि अगर आप लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हो और वो करते हो, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग ये सोचो कि उन लोगों से कितने आगे आप लोग निकल चुके हो। जब मॉर्निंग में उठ रहे हैं ना दुनिया, जब मॉर्निंग में दुनिया उठ रही है 7-8 बजे, उस टाइम तक आप लोग अपनी करंट अफेयर आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। तो मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग खुद बताओ। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये सबके बस की बात होती नहीं है। अगर आप लोग अपने आप को डिसिप्लिन में लाकर सही तरीके से एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, अपनी मॉर्निंग एक सही डेडिकेशन के साथ में स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को तो वैसे ही अपनी पीठ जो है वो थपथपा लेनी चाहिए। क्योंकि जो काम आप लोग कर रहे हो ना, बहुतों के बस की ये बात होती नहीं है। रजाई को छोड़कर निकलना, बैठकर पढ़ाई करना मॉर्निंग में, रियलिटी में बताऊं आप लोगों को, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। मॉर्निंग इसी से आप लोग सेलिब्रेट किया करो। तो यही आप लोगों को बोलना था। एक बच्चा कह रहा है कि सर कई दिनों से जो है मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, और पता नहीं मैं अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैंने उस बच्चे का कमेंट बेसिकली फॉलो किया, और उस बच्चे का कमेंट देखा। वो किस टाइम कमेंट कर रहा है डेली, वो वीडियो डेली देख रहा है शाम को 4:30 बजे के करीब, और उस टाइम पर कमेंट कर रहा है। मैंने उसको बोला कि ये जो वीडियो है कल से जो है मॉर्निंग में 6 बजे देखना, और उसके बाद में बताना। और 2 दिन के अंदर अंदर वो बच्चा बोला कि सर मोटिवेशन फील हो रहा है। कुछ नहीं किया उसने, बस अपना थोड़ा सा शेड्यूल ठीक कर लिया। तो आप लोग अपने शेड्यूल को फॉलो कैसे करते हो, उससे पता चलेगा कितने मोटिवेट आप लोग रहते हो। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग शेड्यूल से हटते चले जाते हो, ऐसे ऐसे ही आप लोगों का जो मोटिवेशन है वो आप लोगों को डाउन होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो वो मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि सबसे पहले अपने लिए शेड्यूल बनाओ। आज का दिन कैसे आप लोग यूटिलाइज करना चाहते हो, वो पूरा का पूरा शेड्यूल आप लोगों की टेबल पर होना चाहिए। कल का दिन कैसे यूटिलाइज किया उसका रिव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप लोग अपनी कमियां नहीं देखोगे, तब तक आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये 2 चीज़ें तो रेगुलरली आप लोगों को करनी ही करनी है, चाहे कुछ करो या ना करो। ये सजेशन है, अगर करोगे तो लाइफ में आप लोग सक्सेस को पाते हुए नजर आओगे, वरना सक्सेस बहुत दूर नजर आएगी, और सेलिब्रेशन तो पास पास कहीं दिखेगा भी नहीं। तो डियर सक्सेस, आई डोंट नो वेयर यू आर, बट वन डे आई विल फाइंड यू। मतलब कहीं भी हो, मैं तुमको खोज के निकाल के लेकर आऊँगा और आप लोगों को अचीव करूँगा। तो सक्सेस के लिए ऐसा डेडिकेशन अगर आप लोगों ने दिखा दिया, तो फिर सक्सेस जो है वो आप लोगों के कदम चूमते ही नजर आएगी। इसलिए कहते हैं कि मेहनत करने वालों के कदमों के नीचे अक्सर आप लोगों को मंजिल दिखाई देती है।
पर लेकिन जो लोग जरे जरे से आलस से डर जा रहे हैं, सुबह उठने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि उठना है, पर लेकिन वो उठ नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? एक तो वो है चलो उसका काम है, कोई जॉब कर रहा है, कोई ऐसा है जो कि एक तरीके से बीमार है, कोई और प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, किसी और ड्यूटी में कोई इंसान है। एक ऐसा इंसान जिसको पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, वो अपना शेड्यूल फॉलो करने के लिए तरस रहा है और वो शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो ये एक काफ़ी बड़ी बात है कि इंसान जो है वो एक पैटर्न को तोड़कर अपना शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट कर दे, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आना स्टार्ट आए। यहीं से ही ज़िंदगी के पैटर्न आप लोगों के बदलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अपने शेड्यूल को फॉलो करना सीखो। जो डिसाइड किया है वो, जिस टाइम पर सोना डिसाइड किया था उस टाइम पर सोए हो, जिस टाइम पर उठना डिसाइड किया था उस टाइम पर उठे हो, मॉर्निंग में उठ के अपना शेड्यूल जैसे फॉलो करना किया था वो फॉलो किया हो, तो अपने आप लोगों को मोटिवेशन आपके अंदर से निकलता हुआ नजर आएगा। तो डिसिप्लिन टेस्ट में बताना कितने नंबर आप लोगों के आए। इसी के साथ में किस टाइम उठे, किस टाइम सोए, क्या आप लोगों ने गर्म पानी पिया, थोड़ा सा गुनगुने पानी से दिन की स्टार्ट किया करो, ठीक है। और थोड़ा सा एनर्जी मैं भी भरता हूँ। चलिए आप लोगों के साथ में 3 गहरी गहरी सांस लेंगे, इसके बाद में फिर वीडियो आगे बढ़ाएंगे, इससे आप लोगों की एनर्जी लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। आइए पहली सांस लेते हैं, और पहली सांस लेके थोड़ा सा रुका कीजिए, मतलब 2-3 सेकंड, और फिर सांस छोड़ा कीजिए। ऑक्सीजन का लेवल और अच्छा बढ़ेगा आप लोगों के शरीर में। और ये प्रोसीजर दिन में हर घंटे में फॉलो करके देखो, एनर्जी नेक्स्ट लेवल की आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1 2 3, होल्ड करना थोड़ा, ये आप लोगों की एनर्जी को बहुत हाई लेवल पर लेकर जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर ये टाइम पास क्यों कराते हो? उसके लिए यार ये सजेशन है, अगर जिसको लगता है कि ये स्टार्टिंग में टाइम पास होता है, तो आप लोगों के लिए प्यारा सा सजेशन है कि स्टार्टिंग की वीडियो को स्किप कर दिया करो। कोई दिक्कत ही नहीं है यार, आप लोगों के हाथ में बटन है, जरा सी देर में स्किप करके आगे बढ़ जाओ। तो क्यों उन लोगों का मोटिवेशन डाउन कर रहे हो जिनके लिए ये फायदेमंद है? हर इंसान को दवाई की जरूरत थोड़ी ना होती है। जिसको दवाई की जरूरत नहीं है वो क्यों दवाई के पीछे पड़ा हुआ है? और जिसको बेसिकली अच्छे से वो इसके बिना काम चल रहा है, तो फिर क्यों इस चीज़ को देख रहा है? तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो। तो 21 दिसंबर है, इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ शानदार बैलेंस देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ मैं नजर आऊँगा, जिसमें सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे करंट हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, सब कुछ देखने को मिलेगा। सबसे शानदार इस वीडियो की खास बात क्या होती है, इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें इकट्ठी एक जगह मिल जाती है, इसीलिए बैलेंस डाइट बोलते हैं। और सारे जो भी पढ़ाता हूँ चीज़ें, उसके सारे नोट्स जो हैं वो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। कंप्लीट पीडीएफ इसकी आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी मिल जाती है, तो यहाँ से देख सकते हैं पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाती है। आंसर राइटिंग ग्रुप में जाके आंसर राइटिंग कर लिया करो। जो बच्चे ऑलरेडी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, एक बार देख लिया करो कितने शानदार तरीके से वो अपने आंसर पोस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी वहाँ पर आंसर पोस्ट कर सकते हो। और एटलीस्ट 2 आंसर आप लोगों को रिव्यू करने हैं, इससे आप लोग और अच्छी चीज़ों को समझ पाओगे। SLV पीडिया के नाम से जो ग्रुप है, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें पोस्ट की जाती है, क्विज भी रहता है आप लोगों के लिए, यहाँ पर नोट्स भी रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है। इस ग्रुप को ज्वाइन करो। डेली एक आप लोगों के लिए यहाँ पर एडिटोरियल भी पोस्ट किया जाता है, ताकि आप लोग अपनी खासकर इंग्लिश इंप्रूव कर सको। तो इसको फॉलो करो। तीनों के तीनों ग्रुप जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बहुत शानदार तरीके से आप लोग की जो स्टडी को एक सही डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे, तो इनको आप लोग जरूर फॉलो करो, ठीक है। तो इसी के साथ में चीज़ें अच्छे से एंजॉय करो, और जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर दिया करो, इस तभी आप लोग SLV कमांडो बन पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, भारत रत्न अवॉर्डी है। देखता हूँ कौन कौन इनके बारे में यहाँ पर बताता है। अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हो, तो इनके बारे में जरूर बताना। फिर जब मैं पढ़ता हूँ आप लोग के कमेंट, तो बहुत कुछ मुझे भी जानने को मिलता है, तो पार्टिसिपेट जरूर किया करो। और अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी पहुँचा सकते हैं। जिनको पहुँचाओगे लेक्चर, ये आप लोगों को कभी भी ये नहीं बोलेगा क्या शेयर कर दिया। जैसे इनके द्वारा बोला गया, सर मैंने अपने 4 दोस्तों के साथ में शेयर किया, तो वो इतने खुश हुए, उन्होंने बोला कि इसको क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो हर रोज़ उसको जो है वो फॉलो करते हैं। तो ज़िंदगी में यार अच्छी चीज़ें बांटने से बढ़ती है। अगर आप लोगों को लगता है चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, कोई भी ऐसी चीज़, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसी चैनल की वीडियो, किसी भी चैनल की वीडियो अगर आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है, उनको दूसरों तक जरूर शेयर करा करो, और फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर कि कैसी आप लोगों को ये लगती है। तो डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं शानदार तरीके से, पूरे जोश के साथ में। तो हाउ द जोश,
बिल्कुल हाई होना चाहिए, है कि नहीं। कुछ लोग काफ़ी दिनों से फ्री बैठे थे, उनको कुछ काम नहीं था, उनको लगा यार कुछ किया जाए, तो वो बरगद के पेड़ के पास में गए। बरगद के पेड़ के पास में जाकर नीचे बैठ गए यहाँ पर उसकी जड़ों में, और उससे बातें करने लगे। पहले तो काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे, यार कुछ काम नहीं है ज़िंदगी में करने के लिए, कुछ अच्छा काम किया जाए। आखिर क्या काम किया जाए, तो फिर कहने लगे यार ये पेड़ कितना पुराना होगा। एक कहने लगा कि होगा यार 15-20 साल पुराना, दूसरा कहने लगा होगा 30-35 साल पुराना। तो बरगद के पेड़ के ऊपर से आवाज़ आती है, अरे बेवकूफ़ो, मेरी एज का अंदाज़ा तुम लोग नहीं लगा पाओगे, मैं 200 से 500 साल पुराना हूँ। ओ भाई साहब, उनके सबके चक्षु खुल गए। उन्होंने बोला ऐसा कैसे, इतना बड़ा पेड़, मतलब इतने लंबे समय तक जीने वाला पेड़, आखिर ऐसा होता कैसे है। तो उनको काम मिल गया, उन्होंने सोचा कि इसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक ऐसी स्टडी सामने निकल कर आई जो अलग अलग न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है कि आखिर कैसे जो बनियान यानी कि बरगद का जो पेड़ होता है वो इतने लंबे समय तक जी पाता है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि बरगद का पेड़ जो है वो 200 से 500 साल तक एक्सपेक्टेशन है उसकी लाइफ का, यानी कि जितना हम लोग जीते हैं उसका 5 गुना लगभग बरगद का पेड़ जो है वो सर्वाइव कर पाता है। कई सारे लोग तो ये मानते हैं कि बरगद का पेड़ जो है ये माना जाता है कि 2,500 साल तक भी सर्वाइव कर पाता है। पर फिर भी एक पैटर्न अगर समझें तो 200 से 250 साल लगाकर हम लोग चलते हैं। इसके ऊपर जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि बरगद का पेड़ आखिर क्यों इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है। तो जब मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई और मैं भी सरप्राइज था कि आखिर हम लोग सोचते कैसे हैं, मतलब हमारा सोचने का पैटर्न क्या होता है। कोई समस्या दिखी तो उसका सोल्यूशन निकालने के बारे में हमारा माइंड जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में समस्या क्या क्या है, और फिर हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। कुछ ऐसा ही काम किया बरगद के पेड़ ने। बरगद का पेड़ बोला कि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं एक स्मार्ट पेड़ हूँ। मतलब मैं स्मार्ट पेड़ कैसे हूँ, तो यहाँ पर इसके बारे में पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ, फिर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। स्मार्ट पेड़ मैंने बोला मतलब एक तरीके से स्मार्टनेस कुछ तो होगी ना। जी हाँ, जब साइंटिस्ट स्टडी करने बैठ गए तो उन्होंने एक पूरा पोथा निकाल दिया इसके ऊपर स्टडी कर करके। आखिर क्या है बरगद का पेड़, इतना पुराना कैसे हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें क्या है, मतलब इसके बारे में। वो नहीं कहते कि बाल की खाल उखाड़ लेना, जो कि साइंटिस्ट का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सोचने का तरीका भी होता है। तो जब वो इस बाल की खाल उखाड़ने बैठ गए तो उनके सामने कई सारी इंटरेस्टिंग स्टडी सामने निकल कर आई। सबसे पहली स्टडी अगर आप लोग देखें, बरगद का पेड़ जो होता है वो एक पर्टिकुलर जड़ के ऊपर खड़ा रहता है। तो यानी कि जो पर्टिकुलर पेड़ जो होता है अपनी जो रूट होती हैं उनका जो पकड़ होती है ज़मीन के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हरी भरी होती हैं। तो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी शानदार तरीके से करती है, और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है बरगद के पेड़ की काफ़ी शानदार होती है। यानी कि पहला पॉइंट अगर मैं इंसान की प्रवृत्ति से देखूं तो बरगद का पेड़ जो है वो अपने आप को हेल्दी रखता है। जो हेल्दी रहेगा वो लंबे समय तक टिका रहेगा। जैसे कि अगर आप लोग रेगुलर अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी अपने आप बढ़ जाएगी। गुटखा, दारू, शराब, ये सारी चीज़ों से डिस्टेंस बना के रखेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, एक बैलेंस डाइट लेंगे, सोने उठने का पैटर्न ठीक कर लेंगे। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ आप लोग सुधार लें तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधरना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि ये बेस है। मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ ज़िंदगी में, 3 चीज़ें सुधार लेना: सोना और उठने का पैटर्न, एक्सरसाइज और खाना, बैलेंस डाइट, मतलब जंक फूड नहीं खाना। 3 चीज़ें सुधार लो, बाकी सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर फिट हो जाएंगी आप लोगों की। तो बरगद का पेड़ सबसे ज़्यादा हेल्दी है, तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये निकल कर आई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर इनके द्वारा स्टडी की गई वो पता चली, और मैं सरप्राइज था इस चीज़ को लेकर। जैसे अभी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। तो ये हम क्या करते हैं, अपने आप को पोल्यूशन के हिसाब से ढाल लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो ढाल नहीं पाते हैं। कोरोना का ले लो, बहुत सारे लोग ऐसे थे कोरोना के हिसाब से ढल गए, कोरोना शरीर पे घूम रहा है, उनको टेंशन ही नहीं है। ठीक है, मतलब एक तरीके से उसके साथ में जीना सीख लेना। बरगद के पेड़ के जीन्स भी कुछ ऐसे ही हैं। जब स्टडी की गई तो बोला गया कि ये जो है एक तरीके से जिस माहौल में रहता है ना, उस माहौल में अपने आप को ढाल लेता है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि खासकर जो बीमारी होती है उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। मतलब
इसके जो जीन होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बना लेते हैं कि आसपास जो भी बीमारी है उससे वो अपने आप को एक तरीके से स्ट्रांग बना लेते हैं, उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं डालते हैं। जैसे मच्छर नहीं है, रूम में जला लो मोर्टिन वगैरह, जो भी आप लोगों को जलाना है, घूमते रहेंगे वहीं पे, तो वो काम आप लोग ये करता है, तो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जो भी आसपास में जो चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं कि सामने वाला है इसको मार के चला गया, नहीं, ये भाई साहब उसको सुधार देगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में कई बार आप लोगों ने देखा होगा इन्वायरमेंट के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो गई, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, तो उन चीज़ों को भी ये सहन करने की शक्ति अपने अंदर रखता है। तो इसके जीन्स ऐसे होते हैं, इसने सीखा है बेसिकली इन्वायरमेंट से कि दिक्कतें क्या क्या आती हैं। आप लोग पढ़ने स्टार्ट करते हैं, घर से पैसे आ रहे हैं, 1 साल हो गया एग्जाम नहीं निकला, 2 साल हो गया एग्जाम नहीं निकला, तो स्ट्रेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चा गाँव में टॉप कर रहा था, वो बच्चा शहर में आके अपने आप को डिप्रेशन में नजर पाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी भी चीज़ें बाहर देखने को मिलती है, क्योंकि अपने गाँव में वो बादशाह था। ऐसी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट उसको नहीं आता है, और वही टॉपर जो होता है वो कई बार सुसाइड करता हुआ नजर आता है, उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। तो बरगद के पेड़ ने ये चीज़ें सीख ली कि कैसे सहन करना है इस स्ट्रेस को। अगर गर्मी आती है, कभी बहुत सारी एक तरीके से सूखा पड़ जाता है, या बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है, तो इसने अपनी जड़ें भी इतनी स्ट्रांग बना रखी है, अपने अंदर सहन शक्ति जो है इसने पैदा कर ली है। टॉलरेंस आप लोग बोल सकते हैं कि इसके जो जीन है वो टॉलरेंस क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंट का भी स्ट्रेस रहता है, आप लोगों ने देखा ना कि इन्वायरमेंट में से धूप आ रही है, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, वो देखने को मिलेगा। जमीन की साइड से सूखा पड़ रहा है, ठीक है, या फिर आगे आकर अगर बात करने लगे, अगर इंसानों ने भी कुछ हरकतें कर दी, ठीक है, कई बार इंसान क्या करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं, तो यहाँ पर बरगद का पेड़ उन चीज़ों को भी सहन करने की शक्ति रखता है कि पोल्यूटेड पानी भी अगर इसके अंदर जाता है तो उसको भी यहाँ पर एक तरीके से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। यानी कि हर तरीके के स्ट्रेस से अपने आप को कैसे सेव करना है, बरगद का पेड़ जो है वो सारी बातें यहाँ पर जान पाता है। ये बातें यहाँ पर इंसानों के सामने निकल कर आई, मतलब साइंटिस्ट तो उसको अलग तरीके से बता रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सहन कर लेता है, कि ये चीज़ें टॉलरेंस कर लेता है, मेटाबॉलिज्म बनता है, ये अपने आप को इस तरीके से एक्सपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें टॉलरेट करता है। ये सारी चीज़ें जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इंसानों के साथ में कनेक्ट करके इस टॉपिक को देखने लगा। मैंने कहा एक इंसान अगर कोई लीडर है आज के डेट में और बरगद के पेड़ की तरीके से वो खड़ा हो गया आकर, तो इसका मतलब ये कि उसने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं कि दिक्कतें आएंगी आएंगी, स्ट्रेस आएगा ही आएगा लाइफ में, वो एक लाइफ का पार्ट है। उसको डील कैसे करना है, जिस दिन ये आप लोग सीख गए उस दिन आप लोग बरगद के पेड़ के समान अपने आप को खड़ा हो पाओगे और ज़िंदगी आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ती नजर आएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके ऊपर स्टडी करके पता चला बरगद के पेड़ के ऊपर कि भाई साहब बहुत ही शानदार तरीके से इस इंसान ने अपने ऊपर काम किया है। ये स्टडी किसके द्वारा की गई? तो ये सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये टॉपिक आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। भोपाल के अंदर में जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके द्वारा स्टडी कर कर बरगद के पेड़ के बारे में ये बातें बताई गई कि बरगद का पेड़ जो है किस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, और सारी टेंशन और समस्या और प्रॉब्लम के आने के बाद भी बरगद का पेड़ जो है वो बिल्कुल सटीक खड़ा रहता है। चलो पता तो लगा लिया यार, चलो इन्होंने, पर लेकिन ये पता लगाया कैसे? क्या कोई इसका तरीका है पता लगाने का? तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानों का पैटर्न पता लगाते हैं, इंसानों के जीन के बारे में पता लगाते हैं, ऐसे ही इन्होंने बरगद के जीन के बारे में पता लगाया। उसका डीएनए देखा किस तरीके से काम करता है, उस डीएनए की इन्होंने बार कोडिंग की, उस डीएनए को फिर सीक्वेंस किया और सारा डेटा निकाल कर उसका एनालिसिस किया। तो ये जो सारे नाम दे रखे ना ACTG, ये टेक्निकल है, ज़्यादा इतना इनको ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी पीपीटी में मैं डाल देता हूँ चीज़ें, ताकि अगर आप लोग जब बैठ के पढ़ो तो आप लोग इसके बारे में पता रहे। ये इसके जो पर्टिकुलर अगर देखें तो यहाँ पर इसके कोड है बेसिकली, जैसे यहाँ पर एडेनिन, ठीक है, तो इसका A दे दिया इन्होंने, यहाँ पर थायमिन, ठीक है, इसका T दे दिया। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर याद रखिएगा कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू इनके द्वारा इस चीज़ का पता लगाया गया कि बरगद की लाइफ जो है वो इतनी बड़ी कैसे होती है, मतलब इतना सहनशीलता के साथ में बरगद जो है वो कैसे खड़ा रहता है। जो शब्द इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो गया वो हो गया जीनोम, ठीक है। तो यहाँ पर इस जीनोम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जीनोम नॉर्मली एक ऐसा शब्द है जो कि जेनेटिक मटेरियल के लिए यहाँ पर रेफर किया जाता है, मतलब हर एक इंसान के अंदर में जीन्स होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि आप लोग के अंदर आप लोग के पेरेंट्स के जीन्स हैं,
तो ऐसे ही हर एक पेड़ के अंदर, हर एक जो जीव जंतु है उसके अंदर आप लोगों को जीन्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा एक इंसान किसका बच्चा है उसका पता लगाया जा सकता है इवन उसके बाल से भी, क्योंकि पूरी बॉडी का पार्ट जो है वो जीन्स से मिलकर आप लोगों का बना होता है। इसीलिए इसको ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी कि जो डीएनए होता है ना, जो आप लोग बेसिकली एक बॉडी का पार्ट बना कि डीएनए किसका है, तो इसका सबसे पहले पता लगाया गया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा, और आप लोगों ने हालांकि इसके बारे में पहले पढ़ा भी होगा कि डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी। तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंक जो यहाँ पर फ्रांसिस क्रिक के द्वारा यहाँ पर 1953 में। तो आज की बात नहीं है यार, ये तो बहुत पुराने टाइम से साइंटिस्ट जो है झक मार रहे थे और इन्होंने इन सब चीज़ों का पता लगा लिया। और यही सारी चीज़ें आज की डेट में हम लोगों को पता लगाते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ के पैटर्न के बारे में, तो इसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। और यही जो एक ऐसा एरिया है जिसमें रिसेंटली अभी कई सारे नोबेल प्राइज आप लोगों को देखने को मिले। जैसे कि आप लोग फिलहाल के टाइम पर अगर देखें, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी के अंदर में जो स्वांते पाबोज, ये स्वीडन के साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा यहाँ पर आप लोगों को पता ना कि अभी ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में इनके द्वारा स्टडी की गई थी। तो अभी रिसेंटली 2022 में इनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन के फील्ड में। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर जापान के साइंटिस्ट के बारे में, जो हम लोगों ने जो सीजन 9 जो क्रिप्स टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके ऊपर मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करूंगा। और उससे पहले यहाँ पर जो जीनोमिक ये सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो बात यह है कि हाई रिजोल्यूशन और बेस बाय बेस व्यू आप लोगों को ये देता है किसी चीज के बारे में। बोथ लार्ज और स्मॉल वेरिएंट जो भी उसके अंदर होते हैं उसके बारे में हम लोग को ये बताता है। इसके साथ में यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, मतलब इसकी स्टडी की जाती है जब इसके अंदर में, तो एक एक्सप्रेशन और क्या रेगुलेशन मैकेनिज्म है उसका पता आप लोगों को यहाँ पर चल पाता है। इसका डेटा आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग फिर उसको ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये है इसकी एडवांटेज जब आप लोग यहाँ पर ये जीनोम सीक्वेंसिंग जो है यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्या होता है फायदा, जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं इनहेरिटेंट डिसऑर्डर। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके पेरेंट्स के अंदर कोई बीमारी थी, अब वो बीमारी बच्चों के अंदर न जाए तो उसको आइडेंटिफाई हम लोग कर पाएंगे। यहाँ पर एक तरीके से कैंसर तक के इलाज जो है हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारी जिनका सोल्यूशन नहीं निकल रहा था उसके ऊपर हम लोग फोकस कर पाएंगे। एग्रीकल्चर के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना पा रहे हैं। इन चीज़ों की स्टडी करने के बाद ही हम लोग उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। प्लांट्स हो गए, कई सारी बीमारी के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग यानी कि सुअर बनाया, उस सुअर के अंदर का दिल यानी कि हार्ट निकाला, वो हार्ट जो है हम लोगों ने इंसान में फिट किया। वो इंसान जो है वो कुछ दिनों तक जीवित रहा, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी भी स्टडी यहाँ पर आज की डेट में की जा रही है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान जो है वो किस हद तक यहाँ पर साइंस के अंदर आज के डेट में घुसा हुआ है कि इस तरीके की भी चीज़ें देखने को मिलती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताऊं, अभी हालांकि इसके ऊपर बैन लगा रखा है, पर पता नहीं कितना बैन लगा रखा है ये अभी इसके बारे में बता नहीं सकते। रेडीमेड बेबी बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि अपने बच्चे का हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, स्किन कैसी होनी चाहिए, उसके दांत कैसे होंगे, उसका नाक कैसे होगा, उसका कान कैसा होगा, उसकी हाइट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आप लोग जिस तरीके से कपड़े नहीं बनाते हैं कि भाई साहब यहाँ से बाह थोड़ी लंबी कर देना, कॉलर ना थोड़े स्टाइल में करना, ठीक है, तो इस तरीके से वो वाला पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज की डेट में ये इस लेवल पर साइंस है कि रेडीमेड बच्चे तक आप लोगों के सामने देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। ये तो पॉसिबल हो ही गया सैरोगेसी की वजह से कि आप लोगों को अगर बच्चा चाहिए तो खुद आप लोगों को एक प्रोसीजर से होने की जरूरत नहीं है कि प्रेगनेंसी की जरूरत है। आप लोग सैरोगेसी के थ्रू यानी कि किसी और की कोख में भी अपने बच्चे को पाल सकते हो। ये साइंस ने ऑलरेडी ये इसके ऊपर काम कर दिया है। इवन मूवीज भी आप लोगों ने रिसेंटली देखी होगी इसके ऊपर बनी, तो ये सिस्टम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है इंसान खुद पता है किस चीज में होता है, जब नेचर है ना, जो लाइफ है उसकी जो एक पैटर्न है उसको खोजता है या फिर उसको चैलेंज करता है। जैसे आप लोगों ने कई सारी मूवीज देखी होगी, उसमें क्या फोकस रहता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट खोजा जाए जिससे इंसान जो है वो बूढ़ा ही ना हो, यानी कि लाइफ जो है उसकी हमेशा बनी रहे, अमर हो जाए इंसान। तो कुछ ऐसा अमृत खोज में इंसान जो है वो लगा हुआ है।
और बहुत सारी स्टडीज जो है वो इन चीज़ों के ऊपर की जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी जब चीज़ें चलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। तो बरगद के पेड़ के ऊपर स्टडी करना भी एक इसी प्रोसीजर का पार्ट है कि हमारे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करके हम लोग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टॉपिक इतना बड़ा हो चुका है आज की डेट में, इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। यानी कि बायोलॉजी के साथ में हम लोगों ने मिक्स कर दिया टेक्नोलॉजी को, इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर यूपीएससी को भी मजा आया, उसने बोला कि चलो देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का कैसा हमारे देश में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोग्रेस चल रहा है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बोला गया कि व्हाट आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स इन द अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, कि यहाँ पर क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए इसके फील्ड में, और ये जो हुए क्या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है गरीब सेक्शन में, जो सोसाइटी का है एक गरीब तबका, उसकी लाइफ को इंप्रूव करने में। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में बात करें, ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक किसान जो कि उनको अगर ये फसल मिलती है तो काफ़ी लार्ज स्केल पर पॉजिटिव चीज़ें निकाल कर लेकर आती हैं। बहुत सारी ऐसी जो आज के डेट में एनिमल की ब्रीड बेसिकली बनाई जा रही हैं, और एक से गायें आप लोगों ने देखी हैं, ठीक है, मिक्स कर यहाँ पर साहिवाल तरीके से, मतलब कई सारे ऐसी ब्रीड नहीं आ रही है जिससे कि ज़्यादा दूध दे। तो ये हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजी के साथ में टेक्नोलॉजी को मिक्स कर हम लोग ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये क्वेश्चन ही पूछा गया, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। यूपीएससी इतना खुश हुआ कि इसके ऊपर यहाँ पर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी है और बोल दिया कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है, कि कैसे इसका इस्तेमाल किया सकता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग को यूज़ किया सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए जीन जो यहाँ पर जेनेटिक मेकर्स होता है, ठीक है, ताकि जो भी बीमारी है, रेजिस्टेंस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग चेक कर सके प्लांट के अंदर, इंसानों के अंदर में। ये टेक्निक हेल्प करती है रिड्यूस करने में टाइम, किसी पर्टिकुलर वैरायटी या क्रॉप को डेवलप करने में। तो सही है बिल्कुल। बोला गया कि यहाँ पर इसकी वजह से डेसिफर किया जा सकता है होस्ट पैथोजन या रिलेशनशिप इन क्रॉप्स, यानी कि कोई बीमारी लग गई है तो उस रोगाणु को हम लोग जान सकते हैं इसकी हेल्प से। तो देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है जो टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात करे, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अभी इवोल्यूशन के फेज में है, जिसका ओरा धोरा पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर हम लोग स्टडी करके पता लगा सकते हैं, तो अक्सर सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलती है। ये एक पैटर्न आप लोगों को यूपीएससी के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। पर लेकिन ये चीज़ें 99% ही सही रहती हैं अगर एग्जामिनर का दिमाग खोला, मतलब वो उबला खोलते पानी में उबला, तो फिर वो आप लोगों का दिमाग जो है खोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फिलहाल आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहाँ पर नॉर्मली आप लोग सोच रहे होंगे कि यूपीएससी खेल गए यहाँ पर 2022 में। बोला गया डीएनए बार कोडिंग जो टूल है उसका जो यूज़ किया जाता है, किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। बोला गया कि एज ऑफ द प्लांट और एनिमल का पता लगाने में कि इसकी एज क्या है। दूसरा बोला गया कि डिस्टिंग्विश करने में अमंग स्पेसीज दैट लुक्स अलाइक, उनको अलग अलग बताने में। आइडेंटिफाई करने में अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट जो मटेरियल होते हैं, तो यहाँ पर इन प्रोसेस ऑफ फूड। तो यहाँ पर ये बोला गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 3 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से यहाँ पर देखोगे, किसी चीज़ का अगर एज वगैरह का हम लोग को पता लगाना है तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने सुना है, C14 कार्बन डेटिंग के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो उससे यहाँ पर पता लगाया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत हो गई। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अगर सोचोगे तो यहाँ पर तो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर खेलेगा एग्जामिनर, तो आप लोग समझ जाना है, ठीक है। पर वो तब समझोगे जब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके जाओगे, और ये लाइफ में भी है, जब बहुत सारी प्रॉब्लम में से आप लोग होकर गुजर जाते हो तो फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आने लगते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब वोल जीनोमिक सीक्वेंसिंग हम लोग करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या सीक्वेंसिंग रहती है, डीएनए शेयरिंग रहती है, डीएनए बारकोडिंग रहती है, डीएनए सीक्वेंसिंग रहती है, और डीएनए एनालिसिस। सही आंसर क्या है, करेक्ट बताना है। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, ABCFD। आप लोग बताइए, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले ही, मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग दोगे। सही आंसर क्या है, ये यहाँ पर डेटा एनालिसिस मैंने बोला था, ना कि डीएनए एनालिसिस, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से फ्यूचर में बन सकते हैं। ध्यान से पढ़ना, बड़े ही ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से और बड़े प्यार से आप लोग दे पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। और वोल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में बात की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जब कंप्लीट आप लोग जानकारी लेते हो तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हाई रिजोल्यूशन बेस बाय बेस व्यू आप लोगों को देता है, कैप्चर करता है बहुत लार्ज और स्मॉल जो भी उसके अंदर चेंज रहते हैं, आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल जो यहाँ पर पॉजिटिव वेरिएंट जो भी है यहाँ पर एक तरीके से उनकी स्टडी करता है, एक्सप्रेस पूरा आप लोगों के सामने देखने को मिलता है।
इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी डिलीवर करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम में, यहां पर आप लोगों के सामने डेटा निकल कर आता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये आप लोगों से यहां पर पूछा गया है कि आप लोगों को क्या करना है कि गलत कथन आप लोगों को यहां पर बताना है। यहां पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है पर लेकिन इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। जब पीपीटी डालूंगा तो आप लोग यहां पर करेक्ट देखना, क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट के बेस पर यहां पर सेट की गई है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। कई बार थोड़ी बहुत इस तरीके की मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप लोग उसको बता दिया करो, या तो पीपीटी में करेक्ट कर दिया करूंगा या फिर आप लोग बता दिया करो कि ऐसे ऐसे है, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखा करो, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिकली करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो अगर सारी स्टेटमेंट आप लोग पढ़ोगे यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि लंबा समय इसको लगेगा। इन रियलिटी मैंने आप लोग क्या बताया था कि शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, बाकी सारी की सारी जो है करेक्ट है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो इस तरीके से यार टॉपिक को तैयार करो। अब आप लोगों को पूरा मुद्दा बता दिया कि आखिर क्यों यहाँ पर बरगद के पेड़ को लेकर स्टडी की गई, क्या इससे रिलेटेड जो मुद्दा था पूरी सारी चीज़ समझा दी, पता क्या चला उसके बारे में। फिर हम लोगों ने जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में यहाँ पर जाना, कैसे कैसे उसको करते हैं, उसके बारे में क्या एडवांटेज क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो समझा, बेसिक चीज़ें होती क्या है। अब की बार का जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है कम से कम वो भी आप लोगों को पता चल गया, जो कि क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे 2 साल में लगातार, और एक कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा फ्रेम किए गए, और इसी के साथ में ये आंसर राइटिंग हो गया। अगर ऐसे टॉपिक को तैयार करोगे तो मैं ये बोलता हूं कि एग्जामिनर को जाकर पढ़ा दोगे। तो ये होता है तैयार करने का तरीका। अब कुछ भी इससे पूछ ले या किसी को आप लोगों को बताना पड़ जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आप लोगों को होगा। अगर है तो फ्री बताना, मैं हूं ना, टेंशन काहे को है। एंजॉय करो, ध्यान रखते रहो और फीडबैक जरूर दे करो। जैसा भी आप लोगों को टॉपिक लगता है या कोई डाउट होता है तो उसको पूछ लिया करो, लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो, ओके। जब भी किसी देश के साथ में हमारे रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो डिफेंस वाला रिलेशन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसके बारे में भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और अगर आप लोग एनडीए सीडीएस के अंदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ या सीपीओ, तो वहाँ पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी कई बार एक्साइज से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। पीआईबी के द्वारा कवर की गई इन्फॉर्मेशन जिसमें इंडिया और कजाकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कजाकिस्तान की लोकेशन पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट कजाकिस्तान है कहां पर। तो ये आप लोगों को यहां पर कजाकिस्तान देखने को मिलेगा। कजाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि सेंट्रल एशिया में आप लोगों को देखने को मिलती है, और इंडिया के रिलेशन इसके साथ में ऐसे हैं कि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब रिलेशन हमारे अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री है नीचे, तो इंडिया के रिलेशन जो है उसके साथ में अभी हम लोग एक एक्सरसाइज के बारे थ्रू समझेंगे जिसका नाम है यहाँ पर कज हिंद, ठीक है। तो कज हिंद एक्सरसाइज यहाँ पर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि रिसेंटली अभी देखने को मिली। कहाँ पर यह उमरोई, कहाँ पर मेघालय के अंदर में। तो हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट में आप लोग जाएंगे तो वहां पर अभी यहाँ पर एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली। तो इसके चलते क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो मेघालय कहाँ पर है, ये एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को राज्य देखने को मिलेगा जो कि अकेला बाउंड्री टच करता है बस आसाम के साथ में, और किसी के साथ में ये बाउंड्री टच नहीं करता है। तो यहां पर ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली। तो ये छठा एडिशन था, यानी कि छठा संस्करण था यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एक्सरसाइज हो रही थी यहाँ पर, जिसका नाम कज हिंद आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कज हिंद 2022 अगर पूछे किस किस के बीच में है तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है। कहां पर ये एक्सरसाइज देखने को मिली, तो यहाँ पर हमारे देश में जो उमरोई मेघालय के अंदर में ये एक्सरसाइज देखने को मिली। किसी भी एक्सरसाइज के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 कंट्री जब एक दूसरे के साथ में एक्सरसाइज करती हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप लोग किसी के साथ में मिलते हैं, आप लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, किसी के साथ में शादी करना चाहते हैं, तो पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। इस इंसान का नेचर क्या है, क्या ये इंसान मेरे लिए कंफर्टेबल है, मतलब मेरे जोन का इंसान है, मेरे जोनर का इंसान है। ये पता चला ये इंसान जो है वो जो है बेसिकली शराब दारू पीता है, आपको वो चीज़ें पसंद नहीं है। वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना ज़िंदगी को अलग ही इंजॉयमेंट में करता है, डिसिप्लिन जरा सा भी नहीं उस इंसान की लाइफ में, आप लोग बिल्कुल डिसिप्लिन इंसान है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें इरिटेट करने लगती हैं इंसान को। तो अगर आप लोगों के जोनर का इंसान होगा तो उसके साथ में कंफर्टेबल होकर आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो एक दूसरे को समझने की बात की जाती है, और कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए एक दूसरे को समझ लिया तो फिर सॉल्यूशन भी आप लोग निकाल पाएंगे। वही चीज यहां पर है, जब एक दूसरे को समझते हैं पहले तो ये कैसी एक्सरसाइज होती है, हम लोग एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, क्या क्या चीजें एक दूसरे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे की कंट्री को भी हम लोग जान पाते हैं। एम तो बेसिकली ये रहता है
कि कैसे पॉजिटिव मिलिट्री रिलेशन एक दूसरे के साथ में हम लोग क्या हो गया, एक ना ये मतलब इलाज किए जा रहे हैं पर, लेकिन वही है, सुबह को जब क्या ही बोलूँ, छोड़ो फिर बोलोगे सर हमको बोलते हो सेहत का ध्यान रख लो, अपना रखते नहीं हो रख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, रख रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं ना कई सारे जुगाड़ कर रहा हूँ, देसी नुस्खे मतलब काढ़ा वाड़ा वो सब चीज़ें चलती रहती है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, पर आप लोग जरूर ध्यान रखना, ठीक है। मेरा चल जाएगा, पेपर आप लोगों को देना है, मैं बीमारी पढ़ाता रहूँगा, आप लोग बीमारी में अच्छा पेपर देकर नहीं आओगे, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना एक बच्चा कह रहा है सर अपना ध्यान रखो, पहले हमको बोलना, आपने कहा है गांधी जी का पैटर्न फॉलो करो, पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो फिर हमको बताना बिल्कुल छोड़ते नहीं हो, टांग खींच रहे हैं, पीछे नहीं हो जरा से भी, है तुरंत टांग खींच देते हो 1 मिनट के अंदर चलिए कोई नहीं, मतलब ध्यान रख रहा हूँ ऐसी बात नहीं है चलिए, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है यहाँ पर, बेस्ट वो है यहाँ पर एक तरीके से काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जब चलाए जाएं कल को चलकर, तो उनमें कैसे मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर, चाहे अर्बन चाहे जंगल के अंदर में हम लोग काम करें, और सारा काम किया जाता है यूएन पीस कीपिंग, जो एक तरीके से मैंडेट है, यानी कि जब भी हम लोग कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो यूनाइटेड नेशन को हम लोग ध्यान में रखते हैं, यानी कि यूएन को हम लोग ध्यान में रखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यूएन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। 2016 में एक्सरसाइज हुई, इसका 6ठा संस्करण है, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये एक्सरसाइज के बारे में रिसेंटली, तो जो रिसेंट हुई तो इसका मतलब ये 6ठा संस्करण हो चुका है 2016 से, अगर आप लोग कंपेयर करोगे। वैसे पहले इसका नाम जो था यहाँ पर, ये दोस्तक एक्सरसाइज का नाम आप लोगों को देखने को मिलता था, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेबल दोस्तक, ठीक है तो डिफरेंट सा नाम है, फिर बाद में इसका नाम चेंज करके यहाँ पर एक्सरसाइज कज हिंद कर दिया गया 2018 में। तो अगर स्टेटमेंट देकर कोई बोले आप लोगों से कि पहले इसका नाम ये था बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही बात बोली गई है, मैंने कहते हैं कि एकदम उम्दा बात बोली गई है तो ये भी आप लोग बेसिकली ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। कैसा रहा ये टॉपिक, इसका पता तो वैसे तो मैं पूछूंगा तो बोलोगे सर मजा आया, पर लेकिन ऐसे थोड़ी ना मानूंगा मैं, मजा तो मैं देखूंगा आप कितना मजा आया, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसके बाद में देखता हूँ कितना मजा आया, और फिर वही राहुल गांधी जी वाली बात, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ, ठीक है अगर चीज़ें समझ में आ गई तो। बोला गया एक्सरसाइज के बारे में कि एक एनुअल ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और कजाकिस्तान पार्टिसिपेट करते हैं, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि एक्सरसाइज जो है इनिशिएट की गई 2016 में, तो उस टाइम पर इसका नाम प्रबल दोस्तक इसका नाम रखा गया, फिर आगे चलकर इसको अपग्रेड कर दिया गया और इसका नाम कजहिंद रीनेम कर दिया गया 2018 में। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग को बतानी है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर अपने दिल की तसल्ली कर लो एक बार, उसके बाद में फिर मैं आप लोग को आंसर बताता हूं। कर ली तसल्ली? अब सुनिए यहाँ पर, अभी मैंने कहा कि बायलेटरल एक्सरसाइज है, ये शब्द जो है ना बायलेटरल, ट्राइलेटरल, यूनिलेटरल, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, बायलेटरल मतलब 2 कंट्री की एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्री की होगी, 3 कंट्री थोड़ी ना यार, यहाँ पर 2 ही तो कंट्री है, अभी तो बता आप लोगों को इंडिया और कजाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। ये प्रबल दोस्तक को नाम चेंज करके एक्सरसाइज ये कजिंद किया गया 2018 में, स्टार्ट की गई थी 2016 में, और इसलिए भी ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब की बार ये एक्सरसाइज आप लोगों को कहां पर देखने को मिल रही है, ये एक्सरसाइज इंडिया में मेघालय के अंदर देखने को मिल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से और ज्यादा पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा और फोकस देकर आप लोग चलिएगा, कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो समझो कि आप लोगों का क्वेश्चन गया, आंसर गए, और इसका मतलब कई बार एक एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को लटका देते हैं, ठीक है। तो एसएलवी आर्मी का कम से कम आर्मी के क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए यार, है ऐसा नहीं है ना, हाँ बिल्कुल सही। तो बिल्कुल इनको चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो उसको पूछना, कोई भी डाउट नहीं रखना है माइंड में, ओके। और जहाँ पर डाउट हो वगैरह पूछ लिया करो, ये शर्माना थोड़ी ना, ससुराल में थोड़े ना आए यहाँ पर, ठीक है, नई नवेली दुल्हन हो यहाँ पर, तो जो भी मन में आकर पूछा करो, गलत होगी तो क्या हो गया, गलती तो कर रहे हो यार, क्वेश्चन पूछने से शर्मा रहे हो। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे लगता है मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा तो मतलब लोग हंसी उड़ाएंगे, कौन है हंसी उड़ाएगा बताना मुझे, उससे मुर्गा बनाया जाएगा, हंसी थोड़ी ना उड़ाएंगे यार, कौन मांगे पेट से सीख के, आप लोगों को ये बात हमेशा बोलता हूँ मैं, सबने यहीं से सीखा है, ठीक है, ABCD से सीखे सब, और आज के डेट में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए शर्माना नहीं है। और जो भी नया बच्चा होता है, कोई पूछता है छोटी छोटी कोई भी बात, तो आप लोग उसको बता दिया करो, यही है एक तरीके से कि एक सुलझे हुए इंसान जो सीख चुका है वो दूसरे को सिखाए, यही होती है जिंदगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी छाती पे लेकर नहीं जाना है सारा ज्ञान की, जो अर्जित कर लिया भाई साहब मेरा है मैं किसी को नहीं दूंगा, ठीक है, मेरा है बस मेरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबके साथ में पार्टिसिपेट करना है, और चीज़ें बांटने से बढ़ती है, ध्यान रखना, और ज्ञान तो खासकर, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। सोचो जब पढ़ाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब के ऊपर कहीं पर पहला लेक्चर अपलोड किया तो वो था
क्या था 28 नवंबर 2016। कितने बच्चों ने देखा था? बहुत ही कम बच्चों ने देखा था उस टाइम पे वो लेक्चर, और आज की डेट में 1 मिलियन से बड़ा परिवार हमारा हो चुका है। अगर मैं ये चीज शेयर करने से बचता, मतलब मेरा ज्ञान है मेरे पास ही रहना चाहिए भाई साहब, तो मतलब क्या आप लोग यहाँ पर इस तरीके से मेरे साथ में जुड़े होते? तो सोचो, मैं आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के खुद भी सीख रहा हूँ भाई साहब। असली बात तो ये, आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जब आंसर पढ़ता हूँ ना कमेंट बॉक्स में आप लोग पोस्ट करते हो, बहुत सारी नई चीज़ें मुझे जानने को मिलती हैं। मैं तो ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे सिखाते हो, आप लोग मेरे टीचर हो, ठीक है। तो एक दूसरे से सीख कर ही आगे बढ़ना है, और यही जिंदगी है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ महा अनुभव है कि वो सारी चीज़ें सीखे बैठा है, सब कुछ उसको आता है। नहीं भाई, एक दूसरे से सीख सीख कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ गए मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, तो एक दूसरे को सिखा सिखा कर आगे बढ़ना है, ओके। दोस्तों, ये न्यूज़ सुनकर जितना मेरे दिल को सुकून मिला है, शायद ही किसी इंसान को इतना सुकून मिला होगा। बात क्या की जा रही है? बात ये की जा रही है कि एयरपोर्ट पर जब भी अब आप लोग जाओगे, तो वहाँ पर आप लोगों को अपने जो लैपटॉप वगैरह है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होते हैं, वो आप लोगों को रिमूव नहीं करने पड़ेंगे। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जब भी एयरपोर्ट पर मैं जाता था, ये जो ट्रे होती हैं, ये 3 ट्रे मेरी भर जाती थी। 2 तो लैपटॉप रहते थे साथ में, उनके चार्जर, हार्ड डिस्क, मोबाइल चार्जर, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती थी, उसके साथ में फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा घड़ी, वॉलेट, ये सारी चीज़ें निकाल कर, तो एक उसमें तो जूते वूते वो रखवाए जाए, 2 बाकी के उसमें ये चीज़ें रखवाए जाएँ। तो मतलब जो 2 लैपटॉप वाला जो फंडा रहता था ना, उसी के साथ में राइटिंग पैड रहती है, माइक रहता है। तो मतलब मेरा तो इतना फजीता होता था यहाँ पर, जिसकी कुछ हद नहीं है। और मुझे इतना इरिटेटिंग लगता था, मतलब नहीं, जगह जगह जाना, जहाँ पर जाओ वहाँ जाते टाइम, फिर दूसरी साइड से आओ तो फिर आते टाइम। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं कुछ लोग। क्योंकि जब भी आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग बेसिकली विजिट करोगे, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नई नई डिवाइसेस आ रखी हैं कि ये सब चीज़ें आप लोगों को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी पर्टिकुलर सिस्टम को हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के द्वारा बोला जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर इससे रिलेटेड जो है चीज़ें वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी, ताकि फुल बॉडी को स्कैन किया जा सके और किसी भी इंसान को ये सारी चीज़ें इस तरीके से निकाल कर यहाँ पर न रखनी पड़े। तो ये बड़ा ही एक तरीके से नहीं ऐसा रहता है कि क्या क्या चीज़ें निकाल के रखनी है। एक कह रहा है कि जो नहीं, जो राइटिंग पैड जो मैं यूज़ करता हूँ, और इसमें जो पेन रहता है, कह रहा है ये क्या है? मैंने कहा पेन है। कह रहा है कि ऐसा, ये पेन मतलब किस चीज़ के लिए है, क्या यूज़ करते हो उसका? मैंने कहा यार टीचर हूँ, टेररिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। कह रहा 2 लैपटॉप लेके कहाँ जा रहे हो? है अलग अलग। मैंने कहा ये सही है। तो कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी, तो मैंने कहा मेरे लेक्चर छूट जाएंगे अगर मैं ताम झाम लेके नहीं चलूँगा। जैसे नहीं, कई जो जान पहचान वाले यार दोस्त है, कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जा रहे हो। मैंने कहा हाँ जा रहा हूँ यार। तो वो कह रहे हैं और दुकान पैक कर ली अपनी? मेरी दुकान हो जाती है, 2 लैपटॉप हो गए, माइक हो गया, राइटिंग पैड हो गई, उनके चार्जर हो गए। सोच रहे हो आप लोग, सारी चीज़ें जब चलता हूँ, हार्ड डिस्क वगैरह ये सारी चीज़ें रख के, तो एक अलग ही ऐसा लगता है कि मतलब एक अलग ही दुकान चल रही है एक साइड में। तो ये ऐसी चीज़ें रहती है कई बार। तो अब ये रहेगा, इससे कई बार तो ऐसा रहता था नहीं, उनको रखो डालो फिर निकालो, ऐसा लगता था कई बार कुछ टूट फूट ना जाए, इधर उधर ना हो जाए लैपटॉप वैपटॉप या कोई चीज़ें, सारे सामान एक जगह रखे हुए हैं, तो उसका भी कई बार डर रहता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सबसे अच्छा रहेगा कि अच्छे लेवल पर सिक्योरिटी भी रहेगी और ये सारी चीज़ें रिमूव भी नहीं करनी पड़ेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी पर्सनली यहाँ पर, वो है सीआईएसएफ के जो जवान, वो इतने बिजी रहते थे यार इस टास्क में कि यहाँ पर उनको और कुछ काम ही नहीं रहता था। यहाँ पर लाइन लगवाना, उसके सबको एक को चेक करना, और किसी की ज़रा सी फ्लाइट लेट हो जाए तो वो छूट जाए, उसकी वजह से अलग दिक्कत। तो ये इसकी वजह से 2 घंटे पहले जाकर एयरपोर्ट के ऊपर बैठ जाओ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर रहेगा। और इसी को चलते अभी बोला जा रहा था कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है, वहाँ पर सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है, क्योंकि प्रॉपर चेकिंग भी नहीं हो पाती। कितने सारे लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं। अभी बताऊँ, कुछ दिनों पहले भी विजिट किया, एक इंसान जो था वो व्हील चेयर पे था, ठीक है। तो उसकी व्हील चेयर जो वो मशीन होती है, इस मशीन में डालने की कोशिश कर रहे थे, वो उसमें आई नहीं। फिर उसको व्हील चेयर को अलग से लेके पता नहीं चेक वेक किया, क्या किया उसके साथ में, वो अलग फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर कोई ऐसी मशीन हो जो कि प्रॉपर वे में चीज़ों को स्कैन करती चली जाए, उसको खोलना ना पड़े, वो सारी चीज़ें न करनी पड़े, इसमें को न निकालनी पड़े चीज़ें, तो तब कैसा रहेगा? तो उसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है। तो सीआईएसएफ के जवान हैं, उनको भी और प्रोडक्टिवली यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे और अच्छे से अलग डायमेंशन में सिक्योरिटी यहाँ पर कर पाएंगे, और एरर होने के भी चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम रहेंगे। तो ये अभी हमारी कंट्री में खासकर जो बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ पर इस सिस्टम को यूज़ करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये एक तरीके से हम लोग इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे चल रहे थे। जैसे टेक्नोलॉजी हो गई ड्यूअल एक्सरे,
ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर टोमोग्राफी, न्यूरॉन ब्रेन टेक्नोलॉजी, तो ये कई सारी न्यूरॉन बीम टेक्नोलॉजी, तो ये कई सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे देश में अब इस्तेमाल की जाने वाली है। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छी बात है ये। तो ये सारी चीज़ें मतलब पर्सनली मैं कह रहा हूँ, मतलब मुझे तो सुकून सा मिला ये न्यूज़ देखने के बाद क्योंकि अभी तो रिसेंटली कई सारी ऐसी, मतलब एक जगह उसका एक्चुअली हुआ क्या था, एक मेरा ना उसका मोबाइल का चार्जर गुम हो गया इसी चक्कर में। ठीक है, वहाँ इतनी हपड़ा तपड़ी होती है कई बार, तो कई सारे इशू रहते हैं, तो मतलब पता नहीं कैसे छूट गया था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी का एक अच्छा इस्तेमाल आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग केरला वासी हो तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वैसे ये टॉपिक तो हर एक जगह आप लोगों से पूछा जा सकता है। केरला, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में ये कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ में टच करता हुआ बॉर्डर केरला का आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर में एक पुदुचेरी का डिस्ट्रिक्ट भी है जिसको आप लोग मेहे बोलते हैं। ठीक है, बाकी के और डिस्ट्रिक्ट यमन, यहाँ पर यनम बेसिकली, पुदुचेरी और कराईकल, ये आप लोगों को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। ये तो बेसिक बात होगी। आखिर न्यूज़ क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे देश में केरला एक ऐसा राज्य बना है जिसने, जो सिटीजन है हमारे देश के अंदर में जिनके पास में पासपोर्ट है, वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को केरला में देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है, मतलब हमारे देश में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट जो हैं वो केरला वासियों के पास में है। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये चार्ट है आप लोगों के साथ में। केरला के पास में सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र के पास में दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर, पंजाब पांचवें नंबर पर। मैं तो सोच रहा था पंजाब पहले नंबर पर हो गया रीज़न क्या था, मुझे लग रहा था कि मैंने कहा इतने सारे लोग कनाडा जाते हैं तो पंजाब के पास में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर आप लोग देखते हैं इनके पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बता रखा है। जैसे कि ममल्लापुरम केरला के अंदर में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट यहाँ पर है। महाराष्ट्र के अंदर में पुणे के अंदर में थाने और मुंबई, तमिलनाडु में चेन्नई, उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट नहीं दिया है पर लेकिन ओवरऑल यहाँ पर चौथे नंबर पर है। पंजाब के अंदर में दिया है, पर गुजरात के अंदर में अगर देखेंगे तो अहमदाबाद के अंदर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप लोग बेसिकली लोकल एरिया से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो छोटी छोटी लोकल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर है। ठीक है, कर्नाटका के अंदर, तेलंगाना के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर में, कर्नाटका में बेंगलुरु, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना में हैदराबाद, वेस्ट बंगाल में कोलकाता जो कि कैपिटल है, तो यहाँ पर बनता भी है। फिर दिल्ली, जो मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा होंगे पर दिल्ली काफ़ी नीचे है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड, आसाम, गोवा में सोच रहा था कहीं ना कहीं ऊपर इसकी संख्या होगी पर गोवा भी नीचे है, और हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये वो एरिया है जहां पर पासपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाए तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पासपोर्ट इशू। ये दिसंबर की बात की जा रही है, रिसेंटली जो अभी इशू किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सेकंड चार्ट है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि टोटल पॉपुलेशन एक राज्य की कितनी है और उस पॉपुलेशन के कितने, उस टोटल राज्य की पॉपुलेशन के कितने लोगों के पासपोर्ट यहां पर मिला है। ठीक है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन उसमें कितने सारे लोगों को पासपोर्ट यहां पर मिला है। तो इसमें आप लोगों को यहां पर गोवा, केरला, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, यानी कि मत समझने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर यहाँ तो बोला गया कि कितने लोगों को पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला है बेसिकली, पर लेकिन सोचो एक राज्य के अंदर मान लीजिए 10 लोग हैं। ठीक है, 10 या फिर 100 लोग लगा लो, और आज आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। उस राज्य के 100 लोग में से 50 लोगों को पासपोर्ट मिल गया। इसका मतलब ये कि 50% पॉपुलेशन को पासपोर्ट मिल गया। पर एक राज्य के अंदर में मान लीजिए यहाँ पर 1000 लोग हैं और वहां पर 50 लोगों को पासपोर्ट मिल गया, तो यहां पर तो नहीं 50% होने वाले, तो बहुत ही कम नंबर रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को पासपोर्ट मिला है तो उसका नंबर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब दुनिया में अगर कोई आप लोगों से पूछे कि सबसे ज्यादा पासपोर्ट के बारे में अगर आप लोगों से कोई बात करें यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पासपोर्ट की एक तरीके से स्ट्रेंथ कैसी है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत कैसी है पासपोर्ट की, और वो कैसे पता चलता है। आप लोग अपना पासपोर्ट उठाओ और दुनिया में घूमने चले जाओ। अब कौन सी कंट्री ऐसी है जो आप लोगों को वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री सर्विस प्रोवाइड कराती है। इसका मतलब आप लोग की पासपोर्ट की ताकत इतनी है, आप लोगों के देश के पास में ये पावर है कि कहीं पर भी जाकर आप लोग अपना पासपोर्ट दिखाओ और लाइफ को एंजॉय करो। तो इसमें पहले यहां पर जापान था, पर फिलहाल साउथ कोरिया ने यहां पर इसको टॉप कर दिया है। वीजा फ्री एंट्री साउथ कोरिया की 120 देश में मिलती है, तो ये काफी बड़ी बात है। यहां पर वीजा ऑन अराइवल जैसे ही जाओगे वीजा मिल जाएगा, तो 52 देशों में ये फैसिलिटी है। तो वीजा रिक्वायर्ड ओनली होता है यहाँ पर 24 में। तो टोटल 174 रैंकिंग के साथ में साउथ कोरिया टॉप पर बैठा है।
जापान दूसरे नंबर पर है, 121 वीजा फ्री कंट्री है, वीजा ऑन अराइवल 51 है और 26 यहां पर वीजा रिक्वायर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्राजील तीसरे नंबर पर है, रसिया चौथे नंबर पर है, साउथ कोरिया पांचवें, यहां पर चाइना छठे, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर इंडिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि पांचवें छठे यहाँ पर लिखे हुए हैं, वैसे आप लोगों को स्कोर यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो साउथ कोरिया और फिर जापान का आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये डिपेंड इससे करता है कि वीजा फ्री ट्रैवल कितनी कंट्री में आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, उसके बेस पर ये रैंकिंग तैयार है। तो हमारे देश से कितने देश में आप लोग वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, तो याद रखना 22 देश ऐसे हैं जहां पर वीजा फ्री ट्रैवल हमारे देश की साइड से यहां पर जाया जा सकता है। तो इसके बेस पर डिसाइड होता है कि रैंकिंग क्या है। पाकिस्तान की आदि है ओनली 10, अफगानिस्तान से तो ओनली 5 ही हैं, यहां पर समझ सकते हैं। श्रीलंका से 18 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी सब जगह वीजा लगेगा यहां पर, तो वीजा प्रॉपर क्लियरेंस होता है, उसके बाद में आप लोग यहां पर किसी पर्टिकुलर कंट्री को विजिट कर सकते हो। तो ये डेटा जानने में काफी इंटरेस्टिंग था। एग्जाम तो देखिए अलग बात है, पर लेकिन इस तरीके का डेटा आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए। ये ऐसा है कि रियल लाइफ से रिलेटेड डेटा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लैरिटी रहेगी थोड़ी सी, तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब क्वेश्चन क्या है, आप में से किस किस के पास में पासपोर्ट है? जिसके पास में है वो यस लिखेगा, जिसके पास में नहीं है वो नो लिखेगा। शर्माना कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी तो नहीं लिया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है इसमें। पर लेकिन इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि पासपोर्ट जो है वो कौन बेसिकली बनाता है, कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है। और आप लोग अगर वीजा चाहिए, वीजा तो किसी और देश में जाने के लिए आप लोगों को लगेगा, तो वो बेसिकली कौन यहां पर देगा? अगर हमारे देश में किसी को वीजा चाहिए तो वो कौन देगा? तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। पहले भी मैंने हालांकि पूछा था, पर देखता हूं कौन कौन याद कर रहा है और कौन कौन भूल गया और किस किस को अभी नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे आंसर देते हैं। मैं बोलता हूं आप लोग एक दूसरे के आंसर पढ़ लिया करो। इतनी नॉलेज देखने को मिलेगी जितनी वीडियो में है, उतनी ही आप लोगों को लोगों के आंसर में देखने को मिल जाती है। सोचो कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, खुद सोचो। आप लोग अगर उनके सामने कभी खड़े होंगे एग्जाम में, तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा या फिर उनका सिलेक्शन होगा। वो पूरे मेहनत से शिद्दत से आंसर दे रहा है इंसान, वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठेगा, वो उसको तुरंत रिकॉल कर पाएगा, उसने मेहनत कर रखी है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ें समझ नहीं रहे हो, ये चीज़ें मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। आप लोगों को लगता है कि सर हैं बोल के चले जाते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं, अरे इनका तो काम है बोलते रहते हैं, वही वाली फीलिंग आप लोग लगता है यहाँ पर लेते हो। पर लेकिन गलत है ये, आप लोग अपने साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेहनत कर रहा है राजा वही बनेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है बेसिकली एक तरीके से सपने देखे जा रहे हैं, आप बनेंगे बनेंगे बनेंगे, पर काम कर नहीं रहे, सीरियस अपने आप को लेकर चल नहीं रहे। तो वो वाली चीज़ें यार आप लोग ज़िंदगी में ऐसे ही रहेंगी, जैसी चल रही हैं ऐसी चलती रहेंगी, कुछ चेंज नहीं होगा अगर खुद लाइफ में कुछ चेंज लेकर आप लोग नहीं आओगे तो, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आई होप की बातें आप लोग की मन की गहराई में जा रही होंगी और इनको फील किया करो यार जो बोलता हूँ, ताकि आप लोग उसको इंप्रूव कर सको, ठीक है। तो माइंड में ये बात ध्यान रखिएगा जरूर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक एडिटोरियल भी छापा गया है यहाँ पर, और इसके चलते काफ़ी सारी बातें भी देखने को मिल रही है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र क्यों लड़ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये द हिंदू के अंदर भी आज एडिटोरियल लिखा गया है, तो उसके बारे में आर्टिकल डिस्कस करूँगा। सारा का सारा जो खेल है वो है यहाँ पर बेलागवी, बेलगांव, ठीक है। बेलगांव से मेरा काफ़ी एक पुराना कनेक्शन भी है। मेरे जो फादर साहब है जब आर्मी में थे, तो यहाँ पर उनकी पोस्टिंग भी थी बेसिकली बेलगांव में कुछ टाइम के लिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसके बारे में बातें याद आ जाती हैं। ऊपर है महाराष्ट्र और नीचे है कर्नाटका और इसके बीच में है यहाँ पर बेलगांव वाला रीजन। ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, पर लेकिन इन रियलिटी यहाँ पर ये आता है कर्नाटका के अंदर में। तो इस मुद्दे को लेकर जो पॉलिटिशियन है वो बार बार कई बार अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर इस मुद्दे को उठाते हैं। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो ये होना चाहिए कि शांति में कोई ऐसा मुद्दा है तो उसको निपटा लिया जाए, पर लेकिन आज की बात नहीं है। यहाँ पर पुराने समय से ये जो पैटर्न है यहाँ पर ये चलता हुआ आ रहा है। इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं। इंटरेस्टिंग चीज़, आज की डेट में यहाँ पर महाराष्ट्र में भी गठबंधन में बीजेपी गवर्नमेंट है और कर्नाटका में भी एक तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। तो दोनों के जो लीडर हैं वो आपस में यहाँ पर लड़ गए, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि बीजेपी जो है वो आपस में यहाँ पर लड़ गई। अमित शाह साहब बोले यार ये सीन क्यों लड़ा रहे हो आप लोग, इन सीन को पीछे करो और थोड़ा सा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करो। ये पर्टिकुलर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, तो उसका इंतजार करते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पर सोल्यूशन निकाल कर लेकर आते हैं। आप लोगों को बता दूं यहाँ पर ये आज की बात नहीं है, ये सारी कहानी जो है वो लगभग 1956 में जब हमारे देश के अंदर में
पर्टिकुलर जो कानून लेकर आया गया कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किया जाएगा, यानी कि लैंग्वेज के बेस पर जब यहाँ पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज कराया जाएगा, तो तब से लेके आज तक ये मुद्दा जो है वो दोनों राज्यों के बीच में पनपता हुआ नजर आता है। जब जब दोनों राज्यों में अलग अलग तबके की गवर्नमेंट होती है, तब तब यहाँ पर और ज़्यादा आग जो है वो आप लोगों को लगती हुई नजर आती है। तो इसलिए उस टाइम पर तो ये बोलते हैं कि अब क्या किया जाएगा, तो मुद्दा और ज़्यादा गरमाने यहाँ पर लग जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बात बस बेलगांव की जा रही है। अभी यहाँ पर बात करें तो महाराष्ट्र के द्वारा काफ़ी लंबे समय से, यानी कि 1957 से यहाँ पर बोला जाता है कि लगभग 814 के करीब गांव, ये जो गांव हैं 3 अर्बन सेटलमेंट में देखने को मिलेंगे। एक तो बेलागवी हो गया, ऐसे ही एक कारवार, और एक यहाँ पर बात की जाती है निपानी। तो ये कर्नाटक के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र बोलता है कि यहाँ पर ये सारे वो एरिया हैं जो कि मराठियन लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तो इनको आप लोगों को देना चाहिए। कहाँ पर? इनको सबको मराठा के यानी कि महाराष्ट्र के अंदर मिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है महाराष्ट्र की लड़ाई बस कर्नाटक के साथ में, कुछ पोर्शन आप लोग यहाँ पर तेलंगाना के साथ भी महाराष्ट्र की जो झड़प है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों यहाँ पर नजर आएगी। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है चंद्रपुर, और इसी के साथ में यहाँ पर आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन मुद्दों को लेकर देखने मिलते हैं। देखिए, हमारे देश में बॉर्डर डिस्प्यूट एक ऐसा मुद्दा है जो कि कोई एक जगह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, ये बहुत जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। खासकर रिवर को लेकर लड़ाई होती है आप लोगों को देखने को मिलेगी जब नदियों के पानी के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्टेट को डिवाइड किया गया तो उस टाइम पर नदियां भी डिवाइड करने की बात आई, और जब नदियों को डिवाइड किया गया तो आप लोग किस हद तक पैमाना लेकर नदियों को डिवाइड कर सकते हैं। सामने वाले ने पानी ज़्यादा यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, दूसरे वाला कोर्ट में चला गया। तो ये ऐसे इशू हैं जो कि आज के डेट में राज्य और राज्य के बीच में काफ़ी बुरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से माना जाता है कि जो आज की डेट में ग्रोथ जो स्टेट के बीच में हो सकती है वो ग्रोथ कहीं ना कहीं कम होती नजर आती है जब दो राज्य एक दूसरे के साथ में क्रॉस बॉर्डर लैंड को लेकर या फिर क्रॉस बॉर्डर रिवर को लेकर लड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया का ग्रोथ जो है वो पीछे आप लोगों को ढकेलता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते बोला जाता है कि आसानी से सेटलमेंट करना चाहिए। आप लोगों को पता है ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में यहाँ पर इन सब मुद्दों को लेकर कितनी ज़्यादा झड़प होती है। वहाँ पर ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात करते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर पंजाब के अंदर में वो अलग ही लेवल चल रहा है, ठीक है, कि क्या करना है बताइए, क्या बनाना है निकाल कर उसको, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं पूरा एक मुद्दा चलता है जहाँ से पाकिस्तान से भी काफ़ी अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है। तो ये अलग अलग रीजन में आप लोगों यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकलती हुई नजर आएंगी। तो इनके ऊपर काम करना जरूरी है, ठीक है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, जैसे कि जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंटर स्टेट रिलेशन के साथ में आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक बेलागवी, जिसको आप लोग नॉर्मली बेलगांव के नाम से भी जानते हैं, ये एक रीजन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पर मराठी स्पीकिंग लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है तब से यहाँ पर काम चल रहा है, और यहाँ पर तब से मुद्दा आप लोगों को आज तक देखने को मिलता है। हालांकि जब ये मुद्दा निकल कर आता है तो ये बोलते हैं कि इसको कैसे लेकर चलना है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि इसके ऊपर शांति बनाए रखने के लिए तैयार है। ये ऐसा इशू है जिस पर लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग खुद सोचो, एक ही पर्टिकुलर गवर्नमेंट के दो पर्टिकुलर स्टेट में यहाँ पर झड़प हो गई इस मुद्दे को लेकर। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि लोग इमोशनली इस मुद्दे के साथ में कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया महाजन कमेटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसके लिए महाजन कमेटी बनाई गई। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए महाजन कमेटी बनाई गई जिसमें दोनों साइड से लोग आए और बोला गया कि सॉल्यूशन निकाला जाएगा इसका। कमेटी ने 1967 में रिपोर्ट दी, क्योंकि 1966 में बनाया गया था। एक साल बेचारे ने टाइम भी लिया यहाँ पर कमेटी ने कि सोचा जाए कैसे सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें कारवार, इसी के साथ में हलियाल, इसी के साथ में यहाँ पर सुपर्णा तालुका जो है कर्नाटक की, वो बोला गया कि महाराष्ट्र को दे देते हैं। पर लेकिन उन्होंने बेलागवी को फिर भी यहाँ पर एक तरीके से इसके साथ में इंक्लूड नहीं किया। मुद्दा जो है 2006 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार क्यों टेंशन दे रहे हो फालतू में, ऑलरेडी इतनी टेंशन है, इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं यार, तुम और आ जाते यार केस लेके, यार कुछ तो सोचा करो थोड़ा सा। अब तो हम लोग जनता के केस सुन रहे हैं, वापस में तुम स्टेट भी लड़ोगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं क्या ऐसे कैसे चलेगा भैया। तो वो वाली बातें यहाँ पर देखने को मिली। तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट के पास में केस है, उन्होंने बोला कि म्यूचुअल नेगोशिएशन से सुलझा लो यार इसको, फालतू में क्यों और ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे हो। पर लेकिन अब तक भी इस मैटर का सोल्यूशन नहीं निकला है। तो स्टिल जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए जब महाराष्ट्र और कर्नाटक एक दूसरे के साथ में यहाँ पर लड़ते हुए नजर आए, इसीलिए यहाँ पर अमित शाह के द्वारा बोला गया कि भाई साहब आपस में बाद में लड़ लेना, पहले सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा टाइम दो यार इस मुद्दे को सुनने के लिए। तो यहाँ से ये पूरा केस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो बेलागवी रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में अगर बात करें, बॉर्डर डिस्प्यूट सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, ये पर्टिकुलर कमेटी के बारे में, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि एटलीस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए। कल को अगर क्वेश्चन बने तो कम से कम ये ना रहे कि यार ये टॉपिक कहाँ से आ गया, इसके बारे में तो सुना ही नहीं था, ये तो कुछ नया टपक गया। तो ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर रेगुलरली लेक्चर सुनोगे, अगर स्किप ही कर दोगे लेक्चर को, तो फिर तो यार क्या ही कर लूँगा मैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। फिर तो मतलब आप लोगों ने ना मेरे एक तरीके से ना हाथ ही काट दिया, उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो रेगुलर लेक्चर मिस नहीं करने, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं जैसे कि पॉलिटिकल लेक्चर देख रहे हैं, तो जब भी लेक्चर आप लोग देखते हो उसके नीचे डन लिख दिया करो। कई सारे बच्चे लिख रहे हैं तो मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो, तो या तो रिवीजन लिख दिया करो या फिर डन लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी देख रहा था कई सारे बच्चे 2-2 3-3 लेक्चर निपटा रहे थे, उनके नीचे डन डन रिवीजन, तो इस तरीके से लिख रहे थे। तो अच्छा लगता है जब इस तरीके की चीज़ें देखता हूँ, मुझे भी अच्छा फील होता है। तो ये कम से कम लगता है कि हाँ जो बोला जा रहा है उसके लिए काम कर रहे हैं। और यही आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंसान जो है सिलेक्शन लेकर जाता है जो एक पैटर्न को फॉलो करता है। पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में रिवीजन भी आप लोगों को करना पड़ेगा। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जिस दिन ये लाइन समझ में आ गई, उस दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा रिवीजन की क्या एक तरीके से महत्व है। तो रिवीजन को हमेशा लाइफ का पार्ट बना के चलो अगर आप लोग प्रिपरेशन में हो, वरना चीज़ें आगे चलती चली जाएगी और पीछे का बोलते चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कैसा लगा टॉपिक, कुछ डाउट है? आप लोग आते हैं कोई इसी रीजन से, मतलब कोई लेक्चर देख रहा है इस रीजन से, तो बताइएगा। आप लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर क्या है, कुछ ऐसा है जो मिस कर दिया तो वो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बोला, कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कि रेगुलर आप लोगों को यहाँ पर चलती हुई नजर आएंगी, तो उनको अगर एक बार समझ लो तो फिर उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, इसी के साथ में आसाम अकॉर्ड के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको सुनने बैठेगी 10 जनवरी को। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर से न्यूज़ में आएगा 10 जनवरी को। तो यहाँ पर इसके बारे में क्या डिसीजन दिया जाएगा वो सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को सुनते हुए नजर आएंगे। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है वो क्यों हटाया गया। इसी के साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक पड़े हुए हैं आज के डेट में जिनके ऊपर डिबेट डिस्कशन होना है। ऐसे ही एक है यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मुद्दा, जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये केस पहले ही सुनने चाहिए थे, अब तक इनको पेंडिंग क्यों डाला गया, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इम्पैक्ट डालने वाले मुद्दे हैं सोसाइटी के ऊपर, और लोगों के फंडामेंटल राइट के बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। तो पॉलिटी के साथ में इसको आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। बोला गया सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप के बारे में कुछ बातें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो याद रखिएगा, हमारे संविधान के अंदर में पार्ट 2 में आप लोगों को सिटीजनशिप देखने को मिलती है। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक आप लोग सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे सिटीजनशिप ली जाती है, कैसे कैसे छोड़ी जाती है। अगर कुछ भी डाउट हो तो सिटीजनशिप बाय वीर सर्च कर लेना। पॉलिटी में डिटेल में ये चैप्टर मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रखा है कि क्या क्या तरीके हैं सिटीजनशिप लेने और छोड़ने के। अभी हमारे देश में सिटीजनशिप जब अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया तो उस टाइम पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बोली गई कि आज की डेट में अगर कुछ एरिया है, कुछ एरिया जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसी के साथ में एक और एरिया है जैसे कि बांग्लादेश, इनमें से नॉन मुस्लिम कम्युनिटी अगर देश के अंदर में आते हैं, यानी कि वो माइनॉरिटी जो वहाँ पर है वो अगर हमारे देश में आते हैं तो उनको सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसको लेकर कई सारे राज्यों ने इसके ऊपर बातें उठाई कि हम लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में अगर कोई बाहर से आ रहा है तो हमारा बैलेंस जो है वो यहाँ पर खराब हो जा रहा है। तो ऐसी बातें की गई। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इनको अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ है यहाँ पर। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो सेक्शन 6A है तो उसकी वैलिडेशन भी चेक करेंगे। सेक्शन 6A क्या कहता है, फॉरेनर जो एंटर किए हैं आसाम के अंदर में बिफोर जनवरी 1, 1966 में, तो उनको राइट है, ओब्लिगेशन है ऑफ इंडियन सिटीजनशिप उनको यहाँ पर दिया जा सकता है। तो इसको चैलेंज किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो देश के अंदर में एंट्री किए हुए हैं, तो उसकी वजह से आसाम जो कि लोकल एरिया पर जो सरकार है वो सदमे में रहती है कि हमारे बेसिक जो एक अधिकार मिलने चाहिए लोकल एरिया में लोगों को वो नहीं मिल पाते हैं इन सब मुद्दों की वजह से। तो देखते हैं जब ये सुना जाएगा तो इसका क्या मुद्दा निकल कर आता है। पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो सिटीजनशिप वाला जो बेसिकली चैप्टर है वो जाकर रिवाइज जरूर करना है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक न्यूज़ थी, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जो पर्सनली मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। बात की जा रही है यहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग CAPF बोलते हैं।
इनके अलग से एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर भर्तियाँ की जाती है और काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर आप लोगों को भर्तियाँ देखने को मिलती है। कई बार एसएससी के थ्रू भी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जो इनके एग्जाम जो है उनके अंदर भर्तियाँ की जाती है। तो डिफेंस के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जब गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की बात करें वहाँ भी आप लोग इस टॉपिक को देख सकते हैं कि इन पर्टिकुलर एरिया के अंदर में जो वुमेन होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। यानी कि जो पुलिस फोर्स होती है उसमें अक्सर आप लोगों को मेल देखने को मिलेंगे, महिलाओं की जो संख्या है वहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं इसके पीछे, पर लेकिन एक रीज़न सोसाइटल फैक्टर भी है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता है, खासकर जब ऐसे एरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वुमेन इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसके ऊपर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो कि होम जो अफेयर है उसके तहत यहाँ पर बात की जा रही है कि आज की डेट में सीएपीएफ के अंदर में ओनली 3.68 महिलाएं आप लोगों को परसेंट देखने को मिलती है। यानी कि जितनी भी यहाँ पर फोर्स हैं आज के डेट में सीएपीएफ की, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की, ओनली 4% से भी कम उसमें महिला आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 2016 में गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था कि लगभग 33% लेवल तो जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और सीएसएफ यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर में होना चाहिए। बाकी जो बची हुई फोर्स रह गए जैसे बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, उनमें एटलीस्ट 14 से 15% के करीब जो है वो महिलाएं या फिर आप लोग बोले लड़की कम से कम कांस्टेबल लेवल पर तो यहाँ पर अलाउ करना चाहिए। देखिए इससे क्या होगा, जो वुमेन के लिए जो जॉब सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो दूसरों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी घटेगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर फेज मैनर में इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो ये लड़कियों के लिए काफी अच्छी खबर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो फास्ट ट्रैक वे में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा पर्टिकुलर सीएसएफ और सीआरपीएफ के अंदर में, और इसके चलते एक और फोकस दिया जा रहा है कि कोई भी लड़की अगर सीएसएफ या सीआरपीएफ में जाती है उनको जो पोस्टिंग मिलेगी यहाँ पर अपने होम टाउन के आसपास ही उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक इंसेंटिव की तरीके से होगा कि घर से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है और जॉब भी मिल गई और एक तरीके से सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट भी मिल गई यहाँ पर। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आने की बात की जा रही है। कई सारे जो बच्चे होंगे उनके माइंड में चल रहा होगा, खासकर लड़कों के माइंड में, कि कहीं ना कहीं हमारी पोस्ट जो है वो अब कम होती हुई नजर आएगी। तो यार देखो ये एक नॉर्मल है, अगर आप लोग इसको देखोगे एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर हाँ ये बातें हैं कि अगर बात करें यहाँ पर कि आने वाले टाइम में वैकेंसी जो है वो भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। खासकर जो 2023 वाला साल है ना आप लोगों का, ये बहुत ही क्रूशियल आप लोगों के लिए रहने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2024 में जो है वो होने वाले हैं इलेक्शन। तो 2024 में मार्च में लगभग आचार संहिता लग जाएगी और 2024 के मई में जो है फाइनल रिजल्ट आएगा, कौन नई गवर्नमेंट बनाकर आ रहा है वो आप लोगों के सामने फंडा रहेगा। तो 2023 जो हो गया ये काफ़ी क्रूशियल हो गया यहाँ पर, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऐसी अभी आज की डेट में प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। चाहे वो आप लोग देख लो लो जो एक तरीके से लो लेवल पर देखो, चाहे हाई लेवल पर, यानी कि कांस्टेबल से लेके यूपीएससी तक का यहाँ पर ये मांग हो रही है कि कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों की एज जो है वो यहाँ पर खत्म हो गई, यानी कि एक्सपायर हो गई, उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दो। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ऑलरेडी बोल चुका है, पर लेकिन कई सारे राज्य तो इसमें आगे आ गए, पर अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यूपीएससी को लेकर इसके ऊपर अभी भी जो है चिंतन वगन कर रही है, उसको अलाउ नहीं कर रही है। यूपीएससी ने भी बोला, यूपीएससी को तो उसने बोला बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, किस किस को यहाँ पर छूट देंगे, कोई एससी में है, कोई एसटी में है, कोई ओबीसी में है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ये एक मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग क्या लगता है कि मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में अगर मैं आप लोग की राय जानना चाहूँ, आप लोग क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए या फिर यहाँ पर लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा रिजर्वेशन होना चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, पर्सनल राय आप लोग बताएगा। सोचो कि इंटरव्यू में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि हमारी आर्म फोर्स के अंदर में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी कम है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए क्या रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर यहाँ से भी ना पूछें तो पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। 2008 से आप लोगों को बता दूं महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की बात की जा रही है पार्लियामेंट में 33%।
आज तक भी उसको पास नहीं किया गया है। ये आर्टिकल मैं आप लोगों से 2022 में डिस्कस कर रहा हूँ, खत्म होने वाला है 2022 भी, गिने चुने दिन बचे हुए हैं उंगलियों के ऊपर, और आज तक भी हम लोग इसके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। यानी कि महिलाओं को, लड़कियों को सोसाइटी में इक्वल स्टेटस देने की बात की जाती है ओनली किताबों के अंदर में। वुमेन्स डे के ऊपर अच्छी अच्छी कहावतें कही जाती हैं, बातें डिस्कस की जाती हैं, पर इन रियलिटी जब ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आते हैं। ऐसा कुछ फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये वैसे भी, और इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बन जाता है। किसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है? खासकर इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है। तो इसी के चलते अगर संविधान के अंदर भी आप लोग जाकर झांकोगे, पार्ट 3 के अंदर में आप लोग देखोगे फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 16 जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पर बात करता है, यानी कि एक तरीके से लोगों को कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए। तो महिलाओं को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें फोकस देना चाहिए, कैसे आप लोग उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो, खासकर उनको भी एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिले। तो उसके चलते भी आप लोग इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, ओके। ये हेल्थ के बारे में टॉपिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जब हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है संविधान के अंदर। जब आप लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखेंगे तो हेल्थ जो है वो आप लोग को बेसिकली स्टेट लिस्ट के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। बात की जा रही है HPV वैक्सीन के बारे में, और इसी के साथ में बात की जा रही है सर्विकल कैंसर के बारे में। तो इसके लिए कुछ बातें मैं आप लोगों से डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हेल्थ के साथ साथ में साइंस और टेक के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक को। इंडिया के अंदर में अभी यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है बेसिकली एक पर्टिकुलर जो वैक्सीन है। वैक्सीन और मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये याद रखिएगा। वैक्सीन हमेशा बीमार होने से पहले दी जाती है प्रिवेंशन के लिए, ताकि बीमारी न लगे, पर लेकिन जो मेडिसिन है वो बाद में दी जाती है जब बीमारी लग चुकी है, तो इलाज करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो प्रिवेंशन का काम करती है वैक्सीन, और मेडिसिन जो है वो एक तरीके से इलाज करती है, ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बात की जा रही है वैक्सीन के बारे में। तो बोला जा रहा है यहाँ पर बेसिकली सर्ववैक, ये पर्टिकुलर एक वैक्सीन है जो कि यहाँ पर नेशनल लेवल पर इम्यूनाइजेशन ड्राइव के थ्रू लड़कियों को दी जाएगी, 9 से लेकर 14 साल की लड़कियों को, ताकि यहाँ पर सर्विकल कैंसर न देखने को मिले। ये एक तरीके से वेजाइनल कैंसर होता है जो कि काफ़ी एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है एक वुमेन की हेल्थ के ऊपर में। तो इसके लिए दवाई यहाँ पर डेवलप की गई है, और ये डेवलप की गई है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये वही इंस्टीट्यूट है जो कोविड-19 के टाइम पर भी काफ़ी धड़ल्ले से इसके द्वारा दवाइयाँ बांटी गई थी। तो ये आप लोग यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। इसके तहत जो प्रोटेक्शन मिलेगी HPV, इसको बोलते हैं बेसिकली ह्यूमन, इसको पापिलोमा वायरस इन्फेक्शन बोलते हैं। ये बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जब होती हैं। आप लोगों को पता है ना, मैंने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप लोगों ने कई बार यहाँ पर इनके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। अभी रिसेंटली भी यहाँ पर कई सारी सरकार के द्वारा इनके बारे में बात की गई कि कंडोम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। ओलंपिक के टाइम पर भी इसके बारे में काफ़ी सारा बातें की गई थी, क्योंकि इंसान जो है जब अनप्रोटेक्टिव रिलेशन फिजिकल बनाता है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर एक इंसान को कोई बीमारी है तो दूसरे इंसान में भी वो बीमारी फैलती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो जान है तो जहान है, वो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है और लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जाता है। तो ये जो कई तरीके की बीमारी है यहाँ पर सर्विकल कैंसर, वो इसी के साथ में आप लोगों को कनेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पापिलोमा वायरस जो है यहाँ पर, ये इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। इवन यहाँ पर इंसानों के बीच में अगर स्किन से स्किन भी कॉन्टैक्ट हो जाता है, फिजिकल रिलेशन तो दूसरी बात होगी, स्किन से स्किन भी अगर किसी की कॉन्टैक्ट हो जा रही है तो भी यहाँ पर ये इन्फेक्शन आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो इससे प्रिवेंशन का काम करेगी यहाँ पर ये मेडिसिन, जो कि यहाँ पर लॉन्च की जा रही है 2023 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आगे भी न्यूज़ में आए तो ये मत बोलना कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि आगे भी ये आप लोगों को देखने को मिलेगी जब इसके बारे में लॉन्च किया जाएगा और बातें मार्केट में निकल कर आएगी। तो ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। ये जो आर्टिकल है काफ़ी डिटेल में कवर किया गया हमारी जो PIB है उसके अंदर, और बात करेंगे यहाँ पर कुछ मुद्दों के ऊपर में। तो ये मुद्दे जो हैं वो समझेंगे काफ़ी अच्छे से, जिससे कि आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर पाओगे। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको यहाँ पर कृषि DSS बोला गया है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, उसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। और इसमें काम में कौन आएंगे, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जो यहाँ पर मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर काम में आएंगे। उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट यानी कि RISAT-1
और विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा, ये एक तरीके से मतलब एक तरीका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। तो जो आर्काइव होती है, तो आर्काइवल जो सिस्टम है यहाँ पर उसके थ्रू, जिसका नाम रखा गया वेदा, तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो इसके तहत यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सिस्टम को सपोर्ट करें। जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है, बायो रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, वाटर, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रख पाएंगे। हमारे पास में डेटा रहेगा कि इस एरिया में बाढ़ आती है यहाँ पर टिड्डी का अटैक होता है, यहाँ पर जो है कई सारी ऐसी बीमारियां लगती हैं, तो वहाँ पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे और गाइडलाइंस भी ला पाएंगे। जब हमारे पास में डेटा होगा तो ऑलरेडी हम लोग तैयार रहेंगे। तो हमारी कंट्री में जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है ताकि चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जा सके। तो यूज़ किया जाएगा जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को ताकि डेटा को इकट्ठा किया जा सके, और जब डेटा रहेगा तो फिर उसी हिसाब से, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में सरकार काम करेगी, ठीक है, लोकल एरिया में यहाँ पर खासकर स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम किया जा सकता है, किसानों को साथ में लेकर काम किया जा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर फिर निकाला जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही है, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं चीज़ों को इंप्रूव करने का आने वाले टाइम के अंदर में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, माइंड में क्लैरिटी रखिएगा। आगे बात करें, यहाँ पर ये बात की जा रही है कि किसके बारे में, कैजुअल अप्रोच के बारे में। तो क्या क्या मुद्दा है, पहला मैं आप लोगों को समझाता हूँ किस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है ताकि चीज़ों को आप लोग समझ सकें। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो डिसेबल यानी कि दिव्यांगन है उनके रिहेबिलिटेशन, उनके खाने पीने रहने की जगह प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, उसके लिए सेंटर के बारे में बात की जा रही है। तो इसको DDRC बोला जा रहा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा अभी यहाँ पर जो कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर में जो मिनिस्ट्री है उसको बोला, उसके तहत यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि लगभग 55 से 60 DDR जो हैं वो अभी फंक्शनल बनाए गए हैं यहाँ पर 269 डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जहाँ पर डिसेबिलिटी से रिलेटेड लोगों की संख्या पाई जाती है वहाँ पर इनको अभी जो है फंक्शनल बनाया गया है, क्योंकि ये एक तरीके से ठप पड़े हुए थे, यानी कि एक तरीके से खत्म पड़े हुए थे। DDRC एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पर लोगों को, खासकर गांव वाले एरिया में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है अगर उनको कोई दिक्कत देखने को मिलती है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उनके रिहेबिलिटेशन का काम करता है। सबसे पहले तो पता चलता है कि ये इंसान है कौन, ठीक है, तो फिर उसके लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, अवेयरनेस भी यहाँ पर फैलाता है। और DDRC स्कीम जो है ये 1999 से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आती है। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये लोगों को एक सही एक जिंदगी देने का काम करती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं सबसे पहले कवर करूँगा। ये वन लाइनर टाइप की आप लोगों की न्यूज़ हो जाती है। इसमें जो एक पर्टिकुलर न्यूज़ है वो है यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया CSIR, ठीक है। तो CSIR के साथ में यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ में मिलकर 1 वीक और 1 लैब, 1 वीक 1 लैब ये कंट्री वाइड कैंपेन है। तो कोई आप लोगों से पूछे कि यार ये 1 वीक 1 लैब जो है क्या, तो अगर आप लोगों को इसके बारे में पता होगा तो आप लोग आंसर दे पाओगे। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में ताकि चीज़ों को आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएं कि 1 वीक 1 लैब कैंपेन क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी यहाँ पर 1 वीक 1 लैब जो कैंपेन है ये स्टार्ट किया जा रहा है। आज से नहीं, 6 जनवरी से इसको स्टार्ट किया जाएगा। अभी इसके बारे में अनाउंस किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यह है कि अभी ये मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ आज की डेट में, अभी 6 जनवरी में आगे फिर से इसके बारे में आप लोगों से बातें जो हैं वो मार्केट में नजर आएंगी, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका मुद्दा क्या रहेगा, इसका मुद्दा क्या रहेगा, क्यों ये बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को यहाँ पर अवेयर किया जा सके इसके बारे में, ताकि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों के कॉन्टैक्ट में लाई जा सके, लोग जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके इसके बारे में, ठीक है। कई सारी कंट्रीज़ में आप लोगों को कई सारी जो स्टेट के अंदर में या सिटीज़ के अंदर में साइंस सिटी बनाई जाती है जिससे लोग जो है साइंस के करीब आ सकें, ठीक है। आप लोगों ने सुना इसके बारे में, जैसे कि दिल्ली के अंदर भी है, ठीक है। इसी के साथ में गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और भी अलग अलग एरिया में यहाँ पर लोगों को साइंस से अवेयर कराया जाए, उसके चलते आप लोगों के लिए देखने को मिलती है। तो मिनिस्टर जो है उनके द्वारा लॉन्च की गई न्यू टैगलाइन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो यहाँ पर है कि CSR द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर CSR यानी कि जो CSR है उसको इनोवेशन इंजन बोला गया इंडिया का, क्योंकि इस फील्ड में यहाँ पर ये काम करता हुआ नजर आता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये टैग लाइन भी यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च की गई है। तो
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर में साइंटिफिक टेम्पर जनरेट किया जाएगा, साइंस को समझ सकें। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। इसी के साथ में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के डेट में एग्रीकल्चर के लिए किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के डेट में आप लोगों ने देखा खासकर जो दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया गया। तो ये सारे राज्यों में कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम लोग आज के डेट में अपनी कंट्री में खासकर जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके साथ में कोऑपरेट करके बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो हम हर घर जल के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते यहाँ पर ये सिस्टम देखने को मिल रहा है। बेसिक पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया फाउंडेशन स्टोन रखा गया यहाँ पर मेघालय और त्रिपुरा के अंदर में लगभग 6,800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैं, इनके द्वारा ICMR यानी कि ये आप लोग चलिए इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए, ठीक है, क्या होगी फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। ये NARFBR यानी कि नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, इससे रिलेटेड यहाँ पर ये इनोग्रेट किया गया, कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों से मैंने बातें डिस्कस भी की थी यहाँ पर पहले। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो 2 जनवरी तक लोगों के बीच में रखा गया है। तो आप लोग इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं 2 जनवरी तक, इससे पहले यहाँ पर ये फिर पब्लिक में नहीं रहेगा, फिर इसके ऊपर प्रॉपर पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा बताया गया है नेशनल लेवल कैंपेन चलाया जाएगा गुड गवर्नेंस वीक को लेकर। ये 19 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 25 तारीख तक चलने वाला है। तो गुड गवर्नेंस वीक अगर आप लोगों से कोई पूछे कब से कब तक चलता है, तो 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चलता है। 25 दिसंबर को ऐसा क्या होता है आप लोग बता सकते हैं कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कौन सी डेट, और वो जो डेट है वो किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, ये भी आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसका सही आंसर दोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है IMF के द्वारा इजिप्ट को 3 बिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रहा है ताकि वो अपनी जिंदगी संभाल सके जो उसके हाथों से फिसलती जा रही है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है लियो वार्डकर। तो वार्डकर कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे देश से रिलेटेड नाम है, इंडियन ओरिजिन के पर्सनैलिटी हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ये अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके? आयरलैंड के 2nd टर्म के लिए, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में आप लोगों से यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि इनका कनेक्शन इंडिया से भी है। 7 बच्चे 13 महिला 24 लगभग लोगों की जान चली गई मेघालय में जो लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, तो ऐसी दिक्कतें पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जब भी लैंडस्लाइड हो रही, जब भी यहाँ पर बारिश हो रही हो, खासकर उस टाइम पर आप लोगों को किसी भी पहाड़ी इलाके में जाने से बचना है क्योंकि रोड अक्सर जो है यहाँ पर वो स्लिप होती है, आप लोगों को नजर आती है और बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अभी यूरोप के अंदर में जैसे जैसे सर्दी आ रही है तो दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि रशिया ने बहुत सारी चीज़ें सप्लाई बंद कर दी है। तो यहाँ पर अभी सेम जर्मनी के चांसलर ने भी यहाँ पर बात किया है कि लिक्विफाइड नेचुरल ग्रीस गैस का टर्मिनल उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। और इसी के साथ में अजरबैजान के द्वारा बोला गया यूरोप यूनियन को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सी केबल के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो यूरोप की खस्ता हालत होने से बचाने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 18 को। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर डाउट है तो उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर सरफेस वाटर और ओशियन टोपोग्राफी, जिसको SWOT आप लोगों के द्वारा बोला गया, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया कौन सी कंट्री के द्वारा? डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं यहाँ पर, USA, रसिया, इजराइल या फिर चाइना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, इसके बारे में तो आप लोगों को खैर पता ही है, अभी पढ़ाया। ICMR NARFBR, तो यहाँ पर इसके द्वारा कौन सी सिटी में यहाँ पर लॉन्च किया गया? वाराणसी, जयपुर, हैदराबाद या फिर मैसूर, ये आप लोगों को बताना है। पढ़ाया ना भी यहाँ पर, यही सी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को पता चलेगा। बोला गया कि कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पर प्लान फॉर द ग्लोबल, ये मिनिमम 15% टैक्स जो है ये मल्टीनेशनल बिजनेस के लिए ये अभी देखने को मिला। G7, G20 या यूरोपियन यूनियन या फिर OPEC, यहाँ पर बेसिकली ये OPEC की फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो किसके द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो देखता हूँ कौन कौन से आंसर देते हैं यहाँ पर, मतलब किन के द्वारा इसको यहाँ पर अडेप्ट किया जा रहा है। इंडियन ओरिजिन मूल के जिनका नाम है यहाँ पर लियो वार्डकर, वो अभी किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये बताना है। श्रीलंका, आयरलैंड, सिंगापुर या फिर मालदीव, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाता है।
बाकी ये सी सेट है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर आंसर बताऊंगा सबके साथ में। पर लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, ये फेदर रिवर। तो ये रिवर है जो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, और ये जो मैप है ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैलिफोर्निया वाला रीजन। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था मैप बेस्ड रिसेंटली अभी, कि कैलिफोर्निया की स्टेटमेंट दे रखी थी और उसके साथ में जो स्टेटमेंट के साथ में बोला था कैलिफोर्निया यूएसए के ईस्ट जो कोस्ट पर पड़ता है। तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया यूएसए के वेस्ट कोस्ट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार कंफ्यूजन में डालने के लिए, या बोल दें कैलिफोर्निया जो है वो अटलांटिक ओशन के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, नहीं वो पैसिफिक ओशन के पास में आप लोगों को नजर आएगा। या फिर बोल देंगे कि कैलिफोर्निया जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में है। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो रिवर है लगभग 114 किलोमीटर लंबी ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, जिसके चलते यहाँ पर ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर क्लीन वाटर एक्ट सेक्शन है, जिसके चलते यहाँ पर वाटर बॉडीज एक तरीके से एक्विफर टेम्परेचर वो सब चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हैं, पर लेकिन हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में, कहाँ पर लोकेटेड है और क्या क्या बातें हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, इसके बाद में फिर वोकेबलरी वाला आप लोगों का फेवरेट सेशन भी होगा। पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन के आंसर देखो। ठीक है, सबसे पहले सरफेस वाटर जो ओशियन टोपोग्राफी यहाँ पर है, ये डायरेक्ट अगर आप लोगों से पूछे ये जो एयरक्राफ्ट है किसके द्वारा यहाँ पर ये मार्केट में लाया गया, तो ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट आप लोगों से बन जाते हैं। फिर आप लोगों को लगता है यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, तो थोड़ा सा अगर ध्यान रहेगा तो फिर आप लोग नहीं भूलोगे। यूएसए की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप लोग नासा बोलते हो, तो यहाँ पर यूएसए ने अगर लिखा होता, अगर नासा भी लिखा होता तो कन्फ्यूजन में नहीं आना था। उसके द्वारा यहाँ पर काम किया गया, लॉन्च किया गया यहाँ पर एक तरीके से ये सिस्टम जो है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में और डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर ओशियन के बारे में यहाँ पर पता लगाएंगे कई सारे एरिया में, कहाँ कहाँ पर क्या क्या पानी को लेकर क्या क्या सिस्टम है यहाँ पर, बेसिकली कहाँ कहाँ पर पानी कैसा है, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो बहुत सारी आइडिया लगेंगे चीज़ों के। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। हैदराबाद में यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिला, तो इसके चलते क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को इसको रिलेटेड। ठीक है, तो हमारी कंट्री में हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, तो मनसुख मांडविया जो है वो हेल्थ मिनिस्टर हैं आज की डेट में, ये समझना। इसी के साथ में ये टैक्स के बारे में मैंने बात की, तो बोला ना अभी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कि 15% टैक्स जो है वो होना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो सारे एक साथ में आ रहे हैं, और लगभग 140 के करीब कंट्री जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। बोला कि 138 या 32 के करीब कंट्री, तो मोटे मोटे तौर पर 140 कंट्री भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये किसके गाइडेंस में चल रहा है सारा काम, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके गाइडेंस में आप लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ जो है वो चलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बता दिया कि ये कहाँ पर है, आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो आप लोगों से पूछा जाए कि इंडियन मूल के पर्सनैलिटी, तो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अभी इंडियन मूल के ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम बताइए क्या है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रही थी चीज़ें, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, यानी कि 61, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करना। बाकी ये रिवर वाला पोर्सन आप लोगों का हो ही गया। अभी आप लोगों से बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं, इंग्लिश राइटिंग करना चाहते हैं, और इंग्लिश को अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो वोकैबुलरी एक ऐसा एरिया है, अगर आप लोगों को शब्दों के मीनिंग पता होगा तो चीज़ें आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझ पाओगे, तो इसलिए ज़रूरी है इसको जानना। पहला जो शब्द है यहाँ पर ये है स्वे, इसका मतलब होता है हिलाना डुलाना, या फिर किसी चीज़ को धीरे धीरे आराम आराम से आप लोग बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस करना, सिस्टमेटिक वे में आराम आराम से। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यानी कि एक तरीके से चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चलना, इन्फ्लुएंस करना, कंट्रोल करना, यानी ऑक्सीलेट करना, स्विम करना, एक तरीके से यहाँ पर डोमिनेंट भी बोल दिया गया बेसिकली। तो ये शब्द इसके साथ में बोल सकते हैं। ये तो शब्द ऐसा आप लोगों ने सुना ही होगा, कू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसको कू बोलते हैं बेसिकली, यानी कि तख्ता पलट कर देना। यानी कि कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जैसे म्यांमार में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसका तख्ता पलट कर दिया। पर लेकिन नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर सडन वायलेंस आप लोगों को देखने को मिलता है, जो एक तरीके से इलीगल तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जाती है, पुश बैक उसको किया जाता है। ठीक है, एफिलिएशन क्या होता है, किसी चीज़ के साथ में कनेक्टेड, एक तरीके से अटैचमेंट, कनेक्शन आप लोगों को एफिलिएशन देखने को मिलता है। एफिलिएटेड मार्केट शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो ये शब्द भी यहीं से निकल कर आता है। ठीक है, तो इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। टिपिंग पॉइंट जो है ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट परिवर्तन बोलते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन बेसिकली। ठीक है,
पॉइंट जो कि स्मॉल चेंज होते हैं फिर आगे चलकर काफ़ी सिग्निफिकेंस इफेक्ट डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये गेम चेंजर, टर्निंग पॉइंट भी और क्रिटिकल मूवमेंट भी यहाँ पर इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर ये शब्द जिनके ऊपर सेंटेंस अगर फॉर्म करोगे आप लोग अच्छे से तो आप लोग ये शब्द याद रख पाओगे। फिर से बोलूँगा, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है, उनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करो तो याद रहोगे, नहीं करोगे तो नहीं रहेंगे। तो ये यार सीधी सीधी सी बात है, मेहनत करेगा फल उसी को मिलेगा। अगर सोच रहे हो बिना मेहनत करे ही फल मिल जाएगा तो ना तो किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। ये बड़ी खूबसूरती है इस फल की। ठीक है, एक ऐसी महान पर्सनैलिटी जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। नाम यहाँ पर आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, और ये वो पर्सनैलिटी है जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। नाम है इनका लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी के बारे में अगर आप लोगों को बताने बैठूं तो वैसे तो शाम हो जाएगी, इतने सारे खिताब हैं इनके नाम पर जानने के लिए याद रखिएगा इनके द्वारा जो गाने गाए गए हैं 36 लैंग्वेज में गाने गए हैं। आप लोग हिंदी सीख के इंग्लिश सीखने में आप लोग झिझिया जाते हैं 36 लैंग्वेज में गाने गाना, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। तो एक तरीके से जो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर को इंदौर के अंदर में, आप लोग यहाँ पर इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर में। और रिसेंटली अभी 2022 में आप लोगों ने देखा यहाँ पर इनकी डेथ हुई फरवरी के महीने में। इनको कोकिला के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ मिलेनियम, पता नहीं क्या क्या मतलब इनको खिताब मिले हुए हैं। अवार्ड की कैटेगरी में तो दुनिया भर के हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न 2001 में दिया गया। ठीक है, और दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, ये 1989 तो इनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला। नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन ऑनर भी यहाँ पर इनको मिला। इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड भी आप लोग यहाँ पर इनको देखने को मिलेंगे। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी यहाँ पर, ये अपने फील्ड के बादशाह बोलते हैं ना, तो आप लोग इनको बोलो तो उसमें कोई एक तरीके से दो राय नहीं होगी। ठीक है, आंसर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मुस्कान के द्वारा दिए गए। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि नाम याद रह जाते हैं मेरे कई सारे बच्चों के जो रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, तो मुस्कान भी उनमें से एक है जो कि रेगुलर काफ़ी अच्छे से आंसर देती है। तो अच्छा लगता है आप लोग पार्टिसिपेट किया करो यार, तो इससे मुझे पता चलता रहता है कि कितने अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, बाकी ये जो पूरा डिस्कशन होता है इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे साथ अगर कोई भी पर्सनल बात आप लोगों को शेयर करनी है तो आप लोग पब्लिकली नहीं कर पाते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे या फिर आप लोग studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मुझे लिख सकते हो। ये दो ऐसे मीडियम है जहाँ पर आप लोग मेरे साथ आसानी से कनेक्ट हो सकते हो। बाकी यार ज़िंदगी आपकी है, सुधारनी भी आपको ही पड़ेगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कोई और आप लोगों की जगह आएगा और मेहनत करेगा तो ना तो आज तक ऐसा हुआ है, ना ही होने वाला है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मॉर्निंग में उठना सबके बस की बात नहीं है। सोचो अगर आप लोग मॉर्निंग में उठकर 8 बजे से पहले अपना लेक्चर कंप्लीट करके बैठ जाते हो और बाकी पूरे दिन ढंग से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, तो सोचो कितने एडवांस आप लोग हो चुके हो, कितने सारे लोगों से आगे आप लोग निकल चुके हो। ये चीज़ आप लोग एक बार फील करने की तो कोशिश करो, मोटिवेशन अपने आप अंदर से निकल कर आएगा। तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो जोश हाई हुआ कि नहीं हुआ। तो यही बात यार मैं बोल रहा था आप लोगों से कि कोई अपने आप को मोटिवेट करना बड़ी बात नहीं है, बस डिसिप्लिन में आके एक पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, मोटिवेशन अपने आप अंदर से निकल कर आने लगेगा। तो मोटिवेशन पेड़ पर नहीं लटकता है, ये आप लोग के अंदर से ही आता है जब आप लोग अपने काम को सिस्टमेटिक वे में फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। अभी एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया था कि सर काफ़ी अच्छा लगा, पेपर दे के आया था वहाँ पर और उसमें आंसर राइटिंग की तो अच्छा लगा, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा फायदा होगा, मैं रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, उसका एक अलग ही इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यार सीखने से चलती हैं आगे। आप लोगों को क्या लगता है ये लेक्चर एक ही दिन में बनाना सीख लिया? इसके पीछे कई सालों की मेहनत है, तब जाकर इस लेवल पर मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। तो वो चीज़ें जो मेहनत से मिलती हैं वो किसी चीज़ से नहीं मिलती है, और उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है कोई और चीज़ आप लोगों को उतना सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। ठीक है, बाकी कैसा लगा लेक्चर बताना, फीडबैक दे सकते हो आप लोग वीडियो को लाइक कर या फिर डिसलाइक कर जैसा भी लगता है। और अगर लगता है ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो प्यार बांटने से बढ़ता है, अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाना। इस बात की गारंटी देता हूं कि दोस्त देखने के बाद में ये नहीं बोलेंगे कि क्या फालतू में टाइम पास कर रहा है, बोलेंगे कि यार अब तक क्यों नहीं बताया। ठीक है जैसा मैंने आप लोगों को कमेंट भी बताया था एक बच्चे का, तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर किया करो, और इसी के साथ में पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, पॉलीथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, और अच्छे से लाइफ को एंजॉय करना है। ठीक है, तो ध्यान रखो यार अपना सेहत का थोड़ा सा, खासकर अब बीमार होगे तो दिक्कतें बढ़ जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। हाउस द जोश हाई रहना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।